अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हमारा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो आम इंतखाबात की तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से इस वक्त जारी हैं और MQM हमें खासी अब एक्टिव नज़र आ रही है। उन्होंने भी तैयारियाँ तेज़ कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कराची समेत जो है वो जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं और डिफरेंट कैंपेन्स की जा रही हैं। इस वक्त अगर MQM की बात की जाए तो उन्होंने मज़ीद जलसे करने के लिए जो तारीखें हैं उनका तयन कर लिया है, यानी प्लान सेट कर लिया है कब कब कहाँ कहाँ कौन सा जलसा होगा। और MQM की जानिब से 28 जनवरी को शाह फैसल कॉलोनी में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, यानी जलसा होगा। इसके अलावा 4 फरवरी को नॉर्थ नाज़माबाद और उसके अलावा अंदरूनी सिंध में भी MQM जलसे करने जा रही है। हैदराबाद में 2 फरवरी को जलसा होगा। मीरपुर खास और नवाबशाह में भी जलसे किए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कराची में भी जलसा हुआ, फारूक सत्तार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। तो खासी अच्छी तैयारियाँ इस वक्त हमें देखने में नज़र आ रही हैं। उसके अलावा जब हम आम इंतखाबात की बात करते हैं तो उसके अखराजात की अगर बात की जाए तो उसके लिए 62 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और वज़ीर आला ने महकमा ख़जाना को 60% रकम जारी करने की भी हिदायत जारी कर दी है। तो खासी रकम यकीनन इन्वॉल्व होती है इंतखाबात कराने के लिए और बैलेट पेपर्स की छपाई होती है, लोगों को तयन किया जाता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो उसको रन करने के लिए जो पैसे हैं उसके लिए जो है वो सबने जारी कर दी गई और कहा गया है कि 60% रकम जो है वो जारी भी कर दी जाए। 21 करोड़ रुपए अगर हम आपको इसकी डिटेल बताएं तो खाने पीने के अखराजात होंगे, उस पर खर्च होगी 21 करोड़ रुपए। उसके अलावा 14 करोड़ 80 लाख रुपए फ्यूल पर खर्च होंगे। उसके अलावा 5 करोड़ रुपए गाड़ियों के किराए लगाए गए हैं और दीगर फोर्सेस की भर्ती के लिए 11 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। 9 करोड़ रुपए गाड़ियों और मशीनरी की मरम्मत पर खर्च होंगे। 40 लाख रुपए स्टेशनरी और 60 लाख रुपए दीगर अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। ये तो आ गया आम इंतखाबात के लिए जो बजट पास हुआ है वो। उसके अलावा कराची में अगर ट्रैफिक वायलेशंस होंगी तो होशियार हो जाएं लोग, क्योंकि मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाले जो हैं वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस से महरूम हो जाएंगे। उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस ब्लॉक कर दिए जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस ने इस हवाले से 1000 कैमरों की रसाई भी हासिल कर ली है। वार्न किया जाएगा अगर फिर भी वायलेशन होगी तो उनके जो लाइसेंसेस हैं उनको मनसूख कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों जो इंटर और मैट्रिक का रिज़ल्ट था उसके मुतनाज़ नताइज के जो थे वो मामला सामने आया। तलबा तालबात ने बड़ा एहतजाज किया कि जो नताइज हैं उसमें 60% लोगों को फ़ेल कर दिया गया है। तो उस पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जो है वो इस पर नोटिस लिया है और वो उन्होंने मुलाकात की है कमिश्नर कराची चेयरमैन इंटर बोर्ड सलीम राजपूत से। और इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि जो तलबा को फ़ेल किया जा रहा है इस पर शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ और जो मुस्तकबिल है तलबा का वो दाव पर लगा हुआ है। किसी भी किस्म की जो ज़्यादती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर स्क्रूटनी करवाई जा रही है तलबा की जानिब से तो उनसे कोई भी फ़ीस ना ली जाए और 10 दिन के अंदर बच्चों की जो पेपर की स्क्रूटनी है उसे मुकम्मल करें। स्क्रूटनी का अमल शफाफ होना चाहिए और अगर कोई गलती निकली तो वो उसको कबूल करें। उनका ये कहना था कि मेरा वादा है कि तमाम तलबा से जो है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और उन्होंने कहा अगर अभी भी किसी को कोई कंप्लेन है तो आप गवर्नर हाउस आ सकते हैं, आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो जनाब ये तो एक अच्छा इकदाम हमें होता हुआ नज़र आ रहा है कि चलें गवर्नर साहब ने मुलाकात भी की है और चाहे तब कुछ आउटकम भी इसका नज़र आए। उसके अलावा पाकिस्तान ने ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्लान तैयार कर लिया है और पाकिस्तान ने IMF को फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑनलाइन जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब इसका क्या आउटकम होगा और इंटरबैंक मार्केट में तमाम गैर मुल्की करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो सकेगी, इम्पैक्ट क्या होगा इस पर बात करेंगे। उसके अलावा कराची में भत्ताखोरी की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजरों में तशवीश की नई लहर दौड़ गई है क्योंकि एक तो पहले ही कारोबार नहीं है, यूटिलिटीज़ की वजह से अलग चैलेंजेस हैं, उसमें अगर ये भत्ते की पर्ची भी आ जाए तो ऐसा लगता है कि सूरत हाल बिल्कुल ही बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। तो उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, इस पर भी बात होगी। और हमने देखा कि जो है वो फलकनाज के करीब भी जो है वो एक वाक़या पेश आया जहां पर एहसन रज़ा नामी बंदा है, उसने अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया और गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। तो कल ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर भी कुछ बात होगी। लेकिन अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाते हैं। अशरफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अशरफ भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है अशरफ भाई, अब ये जो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो IMF ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्लान तैयार किया है ये क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा
इंटरनेशनल करेंसी में यानी डॉलर वगैरह में भी ट्रेड कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या नज़र आएगा? देखिए, अगर पिछले साल में हम जाके देखें तो सबसे बड़ा इशू क्या आया था, आपको याद होगा, इंटर बैंक ओपन मार्केट का बहुत बड़ा फ़र्क 40-50 रुपये का फ़र्क हो गया था। और कवानीन जो कहते हैं, स्टेट बैंक का खुद कवानीन है कि 1 से 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं हो, यानी कि अगर आप इंटर बैंक का रेट अगर 280 है डॉलर में, रुपए के मुकाबले डॉलर का रेट 280 है जैसे आज, तो वो ओपन मार्केट में 283 रुपये या 282-50 इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। मगर वो ये था कि 30-40 रुपये का फ़र्क, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ था कि इम्पोर्ट जो हम कर रहे थे वो महंगी पड़ रही थी, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके डॉलर नहीं आ रहे थे। तो IMF ने जो ये बहुत अच्छी इनको एक ट्रांच दी थी और ये कहा था शराइत में कि आप ऐसे इकदाम उठाएं, पूरी दुनिया में है ये, यानी कि इंटर बैंक में सिर्फ डॉलर नहीं दीगर करेंसी भी ट्रेड हो रही होती है, क्योंकि LC खुलती है, कोई UK से मंगा रहा है, कोई आपका अमेरिका से मंगा रहा है, कोई कहाँ से मंगा रहा है, तो मेन जो LC खुलती है वो डॉलर में खुलती है, लेकिन अदर करेंसी भी उसमें ट्रेड हो रही होती है। तो पहले जो है इंटर बैंक यानी कि जो मनी मार्केट कहलाती है, इंटर बैंक में जो 30-32 बैंक है वो आपस में डील कर रहे होते थे, लेकिन उसका रेट नहीं आता था। तो अब IMF ने ये कहा तो उन्होंने कहा इसको ऑनलाइन करें। अब ऑनलाइन से ये फ़ायदा होगा कि पहली चीज़ तो एक तो तमाम करेंसी की जो ट्रेड होगी वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। सही। उसके अलावा जैसे ये बोलते हैं कि इसने किया, इस बैंक ने ख़रीदा, सारा डाटा आएगा, किसने LC खोल के कितने का सोलार मंगाया, कितने का आपने कौन सी चीज़ मंगाई, तो वो ऑनलाइन जो है कंप्यूटर में डाटा एंट्री होगी। और उसके साथ ओपन मार्केट भी इससे होगी। ओपन मार्केट में जैसे एक्सचेंज कंपनी क्या करती मनमानियाँ कि भाई आपने एयरपोर्ट पे जाके देखें आप, तो डॉलर अगर आज का रेट ले लें हम, जैसे कि 283 रुपये, तो वो 200-300 रुपये लेते हैं। ऐसा अब नहीं होगा। और ये IMF की बहुत अच्छी शर्त थी जिस पे अब अमल दरामद होने जा रहा है। गवर्नमेंट ने प्लान दिया, ये जनवरी के इख्तिताम तक तमाम बैंक्स जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे और एक्सचेंज कंपनियां भी लिंक हो जाएंगी, जिसके बाद जो भी ट्रेडिंग होगी डॉलर की रुपए के मुकाबले जो भी करेंसी में, तो रजिस्टर्ड होगी। और उससे फ़ायदा ये होगा कि अब कोई ब्लैक मेलिंग नहीं कर सकेगा, यानी कि आप कहें कि आप जाके डॉलर ले रही हैं, या तो कहेगा डॉलर है या कहेगा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ना 280 रुपये का डॉलर 300 ज़्यादा पैसों में आपको मिल जाएगा जी। अब इसमें ये होगा कि ना मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा, रेमिटेंसेस बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट की जो आमद है, जो उसकी रकम होती है वो बढ़ेगी। और ये इनको पहले करना चाहिए था, लेकिन अब आ रहे हैं, अब देखते ये है। और मेरे ख्याल से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको भी जो है ना वो आसानी हो जाएगी कि ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। वो यहाँ पर आते हैं, डॉलर लिए घूम रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि क्या करना है। उनको नुकसान भी होता है कि जैसे अब कोई वहाँ से पैसे भेजता है तो उसको यहाँ पे डॉलर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कैसी मार्केट है, वो ये समझते हैं वो चैंपियन है, वो बेचारा बाहर से आया है, वो उसको कुछ नहीं पता है, तो उसको उल्टा पर डॉलर जो है नुकसान हो रहा होता है। तो अब ये होगा, ये एक अच्छा सिस्टम ला रहे हैं और ये जनवरी के एंड तक का है कि सारे बैंक्स और एक्सचेंज कंपनियां लिंक हो जाएंगी। और वो IMF को ये जो कंट्री रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बताया कि अब ये यानी कि 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि दिसंबर में इन्होंने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया था, लेकिन प्लेटफॉर्म पे नहीं गए थे, लेकिन एक डेली की ट्रेडिंग जो है वो रजिस्टर्ड हो रही है। बिल्कुल, ऐसे ही तो चलें तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं अशरफ भाई, और वाकई कॉम्प्लिकेशंस तो उनके लिए हैं। अभी जो भत्ताखोरी की एक नई वेव आई है, इससे पहले भी हमने पिछले महीने भी देखा कि भत्ताखोरी की वारदात में मुलविस हुए और भत्ताखोरी की पर्ची आई, एक ताजिर को मारा गया। तो यानी एक अनसर्टेन सी सिचुएशन पैदा होती हुई नज़र आ रही है और बिज़नेस कम्युनिटी इस पर बार बार तशवीश का इजहार कर रही है। क्या मसला है? और ये कल किसने जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि काबू पाने के लिए जराइम को रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात देने होंगे। देखिए, आप हैरान होंगी ये सुन के कि पहले भी जो भत्ताखोरी की आई थी, तो आपको याद होगा पहले हम तो ये ओल्ड सिटी एरिया पुराने और जो होलसेल मार्केट है, मेडिसन मार्केट है, ये सब ये हमारा ओल्ड जो सदर से आगे जाके आपके MA जिन्ना रोड पे जाके आप ये जो मार्केटें आती हैं, जो मेन मशहूर ओल्ड सिटी एरिया हो गए, मोतनदास हो गया आपका, बाकी मेडिसन मार्केट, होलसेल जोड़िया बाज़ार हो गया, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पे कारोबार, ये जनरल स्टोर नहीं है, यहाँ पे बड़ा काम हो रहा था। अगर आप थोड़ी देर जाके देखेंगे आप भी गई कितनी दफ़ा जोड़िया बाज़ार जाएँ, जो ट्रक के ट्रक लगे हुए होते हैं, सामने वाला देखता है कि बड़ा कारोबार कर रहा है। अब वो बेचारा, मतलब आप जाके देखें, बेचारा तो नहीं कहूँगा, मगर वो 1-1 किलो जो बेचते हैं रुपए पे काम कर रहे होते हैं, मगर ट्रक खड़ा हुआ होता है तो आप देखते हैं कि भाई इसका तो बहुत बड़ा कारोबार है, चावल का है, चीनी का है, उस सब का है। अब वो जाके जो इलाके में, आप हैरान होंगी कि पहले भी हुआ था, तो पहले भी भत्ताखोरी याद होगा आपको, ये सदर के एरिया, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गया, ओल्ड सिटी हो गया, प्लाजा मार्केट हो गया, और इनको सारी मार्केट्स पता हैं। ये जो भी माफिया है, जो गैंग दोबारा से सरगर्म हुआ है, क्योंकि इनको पैसे चाहिए, हालात अच्छे नहीं हैं और कारोबार भी नहीं है। अब वो जाके जब भत्ते की पर्चियाँ दे रहे हैं और उनको थ्रेड भी दे रहे हैं, पहले स्ट्रीट क्राइम खुलेआम बाज़ारों में हो रहा था, जैसे कोई गाहक गया उसको फैमिली समेत लूट लिया, उसी पे ही एक्शन नहीं हुआ, तो अब ये नया मतलब मुसीबत जो है दोबारा सर उठा रही है। और सबसे बड़ा भत्ता,
भत्ते का कंसर्न ये कि पहले अगर हम पहले जाएं, जब ये कराची ऑपरेशन हुआ था उससे पहले के पर्ची आती थी, गोली आती थी और कहा कि बताया, तो और उनको सारा डाटा पता था। हैरान कुन ये बात कि जब मैं भी जाके इंटरव्यू करता था तो मैं सुनता कैसे पता है इनको कि बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। जब मैंने खबरें दी प्रॉपर रमशा, उस ज़माने जब मैंने खबरें दी थी तो इवन कि वो मेरे डाटा उसने निकाल के मुझे कॉल करके कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, वो मैंने कहा उसको जो दिया है, फिर हमने दिया भी। कुछ नहीं होता है यहाँ पे ना, अगर आप जो एजेंसियों को भी दे दें वो दे दें। एट दी एंड क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ तो उनको सब पता था, अभी भी पता है। अगर आप जैसे आज खबर दे रही हैं भत्ते का, तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड सिटी एरिया है, पुराना जो कराची, जहाँ होल सेल बाज़ार, जहाँ बड़ा कारोबार होता है, उन्हीं को फोकस करते हैं। उनको ये नज़र आता है कि यहाँ बड़ा काम है, और ये हिट क्या करते हैं, वो वाली मार्केट देखते हैं कि एसोसिएशन। पहले ये होता था कि जो ऑल कराची ताजर इत्तेहाद है, ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद है, इन सब के जो सरबराह को जाकर बोलते हैं तुम्हारे पास इतने मेम्बरान हैं, इन सबसे पैसे जमा करके दे दो। अच्छा, अब ये हो रहा है कि भाई इंडिविजुअल दोबारा से स्टार्टअप किया है, इंडिविजुअल दुकानों पर जा रहे हैं। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो छोटी छोटी जो दुकानें, वहाँ CCTV कैमरे नहीं है। तो मैंने भी उनसे सबसे रब्ता किया था कि आप हमें CCTV वीडियो दें ताकि हम उनको स्क्रीन पे दिखाएं। कह रहे हो इतने रश में अचानक से आते हैं और देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये है, कल आएंगे, और बोलते हुए चले जाते हैं। अब उस देर में, क्योंकि हर जगह हर गली में कैमरे नहीं लगे हुए, अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे आते हैं। सिंध गवर्नमेंट आपको पता होगा कब से बोल रही है, चली भी गई। प्रोजेक्ट तो ऐसा हो गया है कि बस और कि कैमरे लगेंगे, 5000 कैमरे, 10,000 कैमरे। फिर वही सवाल है, कोई भी आप अगर कमरे में बैठ के फैसले करते हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, या तो उसको इम्प्लीमेंट करें। लाहौर में है, इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट, यहाँ कराची में बहुत अशद ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी एजेंसी एक्शन लेने जाती तो सबूत मांगती है कौन बंदा है, आपके पास कैमरे में उसकी फुटेज नहीं है। अच्छा, बहुत सारे ताजिरों ने जो है वो प्राइवेट कैमरे भी लगाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें। पुलिस मोबाइल यहाँ पर खड़ी हो, पुलिस फोर्स खड़ी हो, अभी ये रेंजर्स का भी जो ये कह रहे हैं तो वो खड़ी है, तो हम कैमरे लगाने को, सर्विलेंस करवाने को भी तैयार हैं। लेकिन क्या उसमें भी उनको मदद नहीं मिल रही? देखें, अब ताजिर क्या क्या करे, अब ये वाहिद मुल्क लगाए बेचारों ने, क्या करें। हाँ, मतलब ये वाहिद मुल्क है। अगर हम इंडिविजुअल बात करें, जैसे हम लोग आपस की, कि अगर हम रहते हैं तो घर पे गार्ड भी हमने रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए, घर में कोई ना आ जाए। हम बाहर आते हैं, पानी हम खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे ताजिर भी क्या कर देंगे, एट द एंड अपनी सिक्योरिटी रखेंगे, ठीक है, अपना वो सब कुछ रखें, तो खर्चे बढ़ते हैं भाई। या तो भत्ता दे दो, भत्ता दे के चुप होके बैठ जाओ, वरना भत्ते से बचने के लिए सिक्योरिटी वाले दो। मगर पुलिस का अगर आप बोलेंगे तो आप क्या समझते हो रहे हैं, वो बोलेंगे मार्केटों में पुलिस खड़ी होगी या रेंजर्स खड़ी होगी। मतलब ये सिस्टम है। पहला तो सवाल ये है कि सेफ सिटी में आप जो वेपन फ्री, हमने लास्ट उसमें किया था कि कराची को वेपन फ्री करें, ऐसा कोई करें कि कोई भी असला लेकर घूमेगा तो उसके साथ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि उसकी तबीयत सेट हो जानी चाहिए। मतलब वो मिसाल होनी चाहिए ऐसी कि आप सोचें कि आप भी, हम लोग भी, हर कोई यहाँ कराची शहर में घूमे तो दिल हर वक्त धक 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 कर रहा होता है कि भाई कोई आ ना जाए। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, सिग्नल पे 2 हेलमेट पहने हुए आ जाएंगे, दम निकल जाता है। अब ये जो इदारे हैं, जब उनको नज़र आ रहा है, वही सिर्फ चंद मार्केट्स हैं। आप एमेजिना रोड पे जाएंगी, एमेजिना रोड से जब स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आती है, रीगल, उसके आगे जाएंगी प्लाजा मार्केट, उसके आगे जाती हैं जोड़िया बाज़ार, उसके आगे जाती हैं जो बिल्कुल। अब बहुत सिंपल सी, हमें सब पता है, मगर काम किसने करना है? मेरे ख्याल से ट्रेस करके ना, कैमरे लगा के इनको ट्रेस करें भत्ते को, और इनके नेटवर्क को पकड़ें। एक ताजिर को बचाना या वहाँ पे सिक्योरिटी देना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। आप उस नेटवर्क को बेनकाब करें, आज नहीं तो कल दूसरे को पर्ची आ जाएगी, तीसरे को आ जाएगी, और ये चलता रहेगा फिर। बहरहाल ये तो तशवीशनाक वाक़यात तो हैं, और इस पर यकीनन जो है वो इनसिक्योरिटी का इजहार भी कर रही है बिजनेस कम्युनिटी। हम कुछ मज़ीद खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब, बात हो रही है टॉप स्टोरीज़ के हवाले से, तो अगली खबर हमारे पास ये भी है कि जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा। अभी हम कैमरास की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस को 1000 कैमरों की रसाई मिल गई है। कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंसेज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। कैसे होगा? इतनी बड़ी तादाद में बाइक्स चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या वाकई हमारा इतना मजबूत सिस्टम है? आप भी कराची बातें हो रही हैं, मतलब अगर देखा जाए जो ये सिस्टम में अगर अमल दरामद करा रहे हैं ना, तो पहले आप, जैसे हम सड़कों पे देखें, अभी भी मैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं आया हूँ, मतलब आपको ब्लॉकेज इतनी जगह मिलती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हम शाम को यहाँ से ऑफिस से भी कुरंगी से निकलते हैं तो इट विल टेक के 1 घंटे से ऊपर का वक्त लगता है। बिल्कुल। आप अपना सब कुछ ज़ाया करें। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो ट्रैफिक
को रवानी का भी काम ट्रैफिक पुलिस का ही है। वो ट्रैफिक की रवानी को करने के लिए आप यकीन करें जो जंग पॉइंट्स हैं, यानी कि जो ब्लॉकेज है, बॉटल नेक है, वहीं पर खड़े होकर वो ट्रैफिक को रोक रहे होते हैं। तो अच्छे फैसले कर रहे हैं आईजी साहब, लेकिन वो भी देखें कि यहाँ पे इलीगल रिक्शे कितने हैं, इलीगल मोटरसाइकिलें कितनी हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। ये आया है ना डाटा डीआईजी ट्रैफिक का 60 से 65,000 अशरबाई गैर कानूनी चिंची रिक्शे चल रहे हैं, और जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है वो 91 सिग्नल्स चलाता है। अच्छा, सिग्नल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। आप ये देखें ना कि जो सिग्नल्स लगे हुए हैं उसमें भी नशे के आदी अफराद जो उनके तारें काट के ले जाते हैं, सिग्नल चुरा लेते हैं, पोल चुरा लेते हैं। वो मतलब ये सिस्टम है, देखें इस सिस्टम को बर्बाद होने दिया गया। ये किसी दुनिया मतलब कि किसी और मुल्क ने आके बर्बाद नहीं किया। हमारे ही लोग इदारे मौजूद थे, वो लोग बैठ के देखते रहे कि एक जो नशेई है वो बैठ के सिग्नल को तोड़ के लेके जा रहा है, पुलिस खड़ी रहती है, मुतलका इदारे खड़े रहते हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप जाएँ, अभी आप देखें ना, पोश एरिया के अलावा सिग्नल कहाँ चल रहे हैं? डिफेंस में जाएँ, डिफेंस में चल रहे होते हैं। बाकी जो मेन आप आए, गुलशन आए, नॉर्थ आबाद आए, वहाँ सिग्नल जो थे, कौन से सिग्नल चल रहे हैं? मेन ये है कि सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम का होना ज़रूरी है। सिस्टम को जब आप ख़त्म कर देंगे, एग्जाम्पल पहले तो इनसे पूछें ट्रैफिक पुलिस का जो काम है, ट्रैफिक सिग्नल होते क्यों हैं? पहले हम लोग यहाँ पे ऑन एयर स्क्रीन में, मैं तो चाहता हूँ कि आवाम से भी पूछें ट्रैफिक सिग्नल होता क्यों? क्योंकि आप सांस लेते हैं ना, तो सांस भी अंदर बाहर हो रही होती है, ये नहीं हर वक्त सांस लेंगे तब भी मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बाहर ठीक है। तो अब मेन ये कि ट्रैफिक इसलिए रोकते हैं कि ट्रैफिक आके रुका, इट विल टेक के 1 मिनट 1.5 मिनट रुका तो जगह को स्पेस मिलती है कि जो इतना फ्लो आ रहा है वो रुकेगा, फिर जो फ्लो जा रहा है उसकी जगह स्पेस बनेगी, तो अगला जो स्पेस आएगा उस जगह पे ये ट्रैफिक जाएगा। आप रुकते ही नहीं है, और स्पेस बनने से ट्रैफिक जैम भी नहीं होता। अब आप रुकते नहीं हैं और आप जो है मतलब गाड़ी जा रही है, बीच में मोटरसाइकिलें आ रही हैं, मतलब एक ट्रैफिक का निज़ाम है, उसको अगर आप नहीं चलने देंगे तो सब परेशान हो जाएंगे। यहाँ कॉजवे पे आप देखें रोज़ क्या होता है, वो वजह ये होती है कि इधर ट्रैफिक जैम हुआ, गाड़ी वाले बाइक वाले वो आने वाली जगह से वहाँ से गाड़ी डाल देंगे। और यही काम अगर आप दुबई में करके दिखा दें, पता है क्या होगा? गाड़ी भी बाउंड होगी, आपका लाइसेंस भी बाउंड होगा, एक दफ़ा करने पे, ये नहीं कि 500 दफ़ा आप करें। यहाँ तो रोज़ होता है। अच्छा, होता है वहाँ पर ये भी है ना अशरफ भाई, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, पुलिस जो है वो मॉनिटरिंग उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ओवरऑल जो है ना उन्होंने कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगाया हुआ है कि चालान आ जाते हैं कि जहाँ पे वायलेशन होगी, स्पीड लिमिट एक्सीड होगी, हर गाड़ी रजिस्टर है, हर बंदा रजिस्टर है, आ जाते। यहाँ पे तो रजिस्टर, आप बाइक से रजिस्टर नहीं है यहाँ तो नंबर प्लेट देखें नज़र आती हैं आपको। हैं भी तो बहुत सारे लोग जाली लगा लेते हैं। अब वो मेन ये है कि सिस्टम, मैंने वही बोला, सिस्टम है लेकिन सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता है। अब सिस्टम को ठीक कैसे करना है? ट्रैफिक पुलिस वालों को ये जो काम आ रहा है कि आप ये कर दें, चालान कर दें, तो ट्रैफिक पुलिस का जो काम है कि ट्रैफिक की रवानी वो कहाँ करती है? शहर फैसल अगर आप मेट्रोपोल से आप एयरपोर्ट तक देखें ना, तो थोड़ा सा व्यू डालें, आप तो रोज़ इस पर ट्रैवल भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो ये ट्रैफिक फ्री कॉरिडोर है, मतलब सिग्नल फ्री कॉरिडोर, और इस पे हाँ मतलब कि वो जो चल रहा है, अब आप निकले ऑफिस से, मैं रोज़ जाता हूँ, मतलब बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है, तो फ़ायदा क्या है इसका? अब इनको बॉटल नेक नहीं पता, अगर आप जाएं बहुत सिंपल सा है, अगर आप आ रहे हो मेट्रोपोल से सीधा आपको आएगा लाल खूटी जो कहलाती है, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होता है, बॉटल नेक। फिर उसके बाद आप आते हैं जैसी एफटीसी के बाद वहाँ पे होता है, फिर उसके बाद कारसाज पे होता है। यानी कारसाज पे क्यों होता है? अब हम कारसाज पे टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट से लें आप, फास्ट ट्रैक से आप कारसाज पे मोड़ रहे हैं, तो शहरियों की भी जहालत है वो। अब ये जो सिस्टम है ना, वही मैं फिर कह रहा हूँ कि सब कुछ सिस्टम मौजूद है, ये आप बाहर नहीं कर सकते हैं। बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं? कि ट्रैफिक कवानीन या जो भी कवानीन है उस पर अमल दरामद है। यहाँ पे आप देखें, अभी भी मतलब मैं आ रहा हूँ, वो एक तो कॉजवे पे काम हो रहा है, वो मिलीर एक्सप्रेस वे का, और जहाँ ट्रैफिक पुलिस पता कहाँ खड़ी हुई है, जहाँ वो ट्रैफिक को उन्होंने डाइवर्ट किया दूसरी रोड पे, जहाँ कंजेशन हो रहा है, गाड़ी यूँ जा रही है, अब इधर लेफ़्ट लेके फिर राइट होना है, तो वहाँ पे जाके वहीं पे खड़े हुए। अब जब ट्रैफिक आके इतना कंजेशन बॉटल नेक पे आएगा, उसको रोकेंगे तो पीछे वाली ट्रैफिक भी रुक जाएगी। तो इन लोग को भी पढ़ाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये तो हमें पढ़ाते हैं ना कि आपको ट्रैफिक का कवानीन, इनको भी आना चाहिए। और ये 100-200 रुपए के कल्चर से भी हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं चल सकता। आप पुरानी बातें कर रही हैं, 100-200 रुपये। अब ये है कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले पे, जो हमारे मिराज भाई हैं, उन्होंने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, तो 25 एक ट्रैफिक पुलिस जो है उसको 25 आपको चालान करने हैं, 25 चालान का उसको 25% मिलेगा। आप लगाएं, अब 100-200 रुपये की बात नहीं हुई है ना, आप 25 चालान का मतलब अगर मैं 1000 रुपये भी लगाता हूँ तो 25,000 का चालान किया उसने, 25% उसका लगाएं तो 100-200 में तो उसके तो मज़े आ गए ना। तनख्वाह भी मिल रही है, तबाही भी मचा रहा है वो ट्रैफिक को, और सत्यानाश भी मार रहा है।
आप अमल दरामद करें, आप पहले समझें। हम नहीं माहिर हैं, हम जो लोगों से सुनते हैं वो हम बताते हैं, वो यहाँ आके बात करते हैं। लेकिन जो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप उनसे पूछें तो हमें तो कुछ नहीं पता है, हम लोग सब गलत खबरें देते हैं। जो एक्सपर्ट है उनसे पूछ लें कि ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद कैसे कराएं भाई। आप आगाही मुहिम दें, आप ज़बरदस्ती से नहीं करा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मामला संगीन यकीनन होता जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मुझे रिपोर्ट में नज़र पड़ी, वो ये कि जो चार्ज पार्किंग है उस हवाले से कई बार अदालतों में भी पेश हुआ। ये डीआईजी ट्रैफिक कह रहे हैं इकबाल दारा साहब, उन्होंने कहा कि कई बार हमने कहा है कि हमसे एनओसी नहीं ली जाती। इस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इदारे ने एक साथ सारे ऑन बोर्ड नहीं है। ये चार्ज पार्किंग का इशू अदालत ने भी इंटरवीन किया, लेकिन उसके बावजूद आप शहर भर में देखेंगे चार्ज पार्किंग हो रही है और पैसा आवाम की जेबों से जा रहा है, कोई पूछने वाला है नहीं। पर्चियाँ पता नहीं कौन कौन सी दिखा देते हैं। रमशा, ये तो माफिया है, आपको पता है। हमने कितने प्रोग्राम किए, कैसे एक्सपोज होगा ये, खत्म कैसे होगा? नहीं, वही सिस्टम। अदालत ने भी हुक्मनामा दिया, लेकिन उसके बावजूद देखें, आप रोक नहीं सकते। मैं तो हम हॉस्पिटल में अभी मैं गया था जो उसकी वालदा को देखने, तो मतलब हॉस्पिटल के बाहर ये माफिया खड़ा हुआ है और बदतमीजी करता है। अब आप सोचिए, मैं हॉस्पिटल में क्या करने, दावत करने गया हूँ, क्या इमरजेंसी में या उसमें जा रहा हूँ, कोई मरीज़ को देखने जा रहा हूँ, वो वहाँ मतलब गाड़ी का आप सोचिए 100 रुपये, और मोटरसाइकिल वाला वैसे ही परेशान है यार। आप उससे 50 रुपये ले रहे हो, अब वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, फैमिली के साथ खड़ा हुआ है, बच्चों के साथ खड़ा हुआ है। वो खुद देखे ना, वो एक मोटरसाइकिल में मियाँ बीवी 3 बच्चे हैं, आप 50 रुपये बाइक का, अगर आप नहीं देंगे बाइक चोरी हो जाएगी। मतलब ये ऐसा सरगर्म माफिया है, सिर्फ एक जगह पे नहीं, कराची के जितने सरकारी हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा है उन्होंने, तो आप बाज़ारों को कहाँ से छोड़ेंगे? बाज़ारों, ट्रैफिक को बर्बाद करने में ये जो माफिया है, पार्किंग माफिया, ये है। ये पठान पार्किंग कहते हैं हम लोग। याद होगा आपको, आई चंडीगढ़ में जो हमारे दफातर थे, और जो मेन रोड्स हैं उस पर 2-2 3-3 लेन्स में बाइक खड़ी। सदर का आप हाल देखें जाकर, कई दफ़ा शोज़ किए तो 2-2 3-3 लेन्स में बाइक खड़ी की हुई, एक में खड़ी कर ले, गाड़ी वाले को तो लगाने ही नहीं देते, आप तो जाओ। और पूरे लाइनों में गाड़ी के हटवा के और 3-3 लेन्स में बाइक लगाई हुई होती है। आप पता है कि सिर्फ आइए चंडीगढ़ रोड पे जाए और वहाँ पे क्योंकि बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, ये सब है, क्योंकि तमाम बैंकों के हेड ऑफिस हैं आई चंडीगढ़ रोड पे। बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ जाके पार्किंग की जगह नहीं है। अब वो कहाँ खड़ी करते हैं, आप जाते हैं, आप पठान वहाँ पे घूम रहा है, उसको आप दे देते हैं इलीगल। मतलब कि वो सारे अगर गाड़ी के, वो तो इतनी जिम्मेदारी है कि भाई गाड़ी को कोई छुएगा नहीं। मतलब आप उतरें, गाड़ी से चाबी दे दें और चले जाएँ, और फिर वापस आए, वो पठान देखेगा। वो अब मतलब हैरान होता हूँ कि इतनी गाड़ियों की चाबियाँ, आप जाके खड़े होंगे, वो चाबी ला के दे देगा साहब आपकी। मतलब ये दिमाग देखें कि वो इतनी गाड़ियाँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, और वहाँ गाड़ी की चाबी देते हैं और मजबूर हैं, क्या करें, क्योंकि वो तो अपनी जाके लगाएगा। उसमें से इतनी चाबी, वो गुच्छे में से वो मेरी गाड़ी की चाबी निकालता है। आप ये और मुझे आप ये देखें कि वो, मैं जब ये शो करती थी न्यूज़, तो हम आउटडोर शो करते थे, तो मैं गाड़ी जो अक्सर प्रेस क्लब पे पार्क कर देती थी, एंड देन हम शूट करने आगे चले जाते थे। तो वो ये जो आपने सीन बताया कि वो देखेगा, वो दूर से देखता था कि मैं किस जगह गाड़ी लगाती हूँ। अगर उसने कोई गाड़ी लगाई होती थी तो वो उसको निकालता था और मुझे देख के और गाड़ी मुझे वहाँ पे लगाने देता था। और देन अगेन हम अभी पहुँचे होते नहीं थे कि वो चाबी लेके गाड़ी वाड़ी निकाल के खड़ा कर देते। तो उनको सारा सिस्टम पता है। अच्छा, ये आप इससे ना रैकी में भी काम आते हैं ये लोग बहुत। सही कह रहे हैं। ये जो आप हम जो भत्ताखोरी की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कौन किस टाइम आता है, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कहाँ ऑफिस है, पैसे लेकर आता है, एटीएम जाता है, ये सब पता होता है उन लोगों को। नहीं, मतलब जिससे पहले मैंने 2-3 इंडस्ट्री जोन का किया था। उन्होंने ये कहा कि एक तो इंडस्ट्री जोन में बैंक अगर है इंडस्ट्री जोन, वो पेमेंट ले आना ले जाने का कर रहा है, और फैक्ट्री है, तो 100-200 रुपए के लिए तो नहीं जाएगा ना वो। बिल्कुल ऐसा। अब वो उसको पेमेंट करनी है, वो बाइक पे या कोई कैशियर गया पैसे लेने, तो आप सोचें बैंक के सामने वो क्या लगा हुआ है, पतारा लगा हुआ है, चाय वाला वो वहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब आप इंडस्ट्री जोन में पतारे क्यों लगे हुए हैं भाई? ये है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रैकी करते हैं। और ये सारे, अब आप ये देखें ना कि जो माफिया बात करें, कराची में माफिया कम है। पानी का माफिया यहाँ है, पार्किंग माफिया यहाँ है, इंक्रोचमेंट माफिया यहाँ है, मतलब आप भत्ताखोर माफिया यहाँ है, स्ट्रीट क्रिमिनल माफिया यहाँ पे। सब माफिया जो है उनको पता है कि कराची से ही हम लोग सब कुछ कर लेंगे आराम से, और यहाँ पे उनको पता है लॉ एंड ऑर्डर पे अमल दरामद करने वाला कोई नहीं। अभी भी आप देखें, मैं भत्ते पे जाऊँ दोबारा, वो शिकायत कर मीडिया पे मजबूर होकर बार बार वो दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मतलब आप सोचें कि एक बंदा, एग्जाम्पल मैं हूँ कोई ताजर, अब मैं टीवी पे आके बयान दे रहा हूँ, तो उसको जो देखने वाले हैं वो भी देख रहे होंगे कि अच्छा बहुत टीवी पे आ रहा है। आप क्या समझिए, उसको लाइव का थ्रेड नहीं होगा? बिल्कुल है। अभी आप देखें ना, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, अशरफ भाई और आप भी लाते हैं,
तो वो लोग भी यही अपना जो है वो मसला बताते हैं कि भाई हमें तो प्राइवेट गनमैन्स के बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की इतनी अबतर सूरत हाल है। तो यकीनन ये तो सारे इश्यूज़ हैं। बहरहाल हम यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, कुछ मज़ीद खबरें भी होंगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और कुछ आम इंतखाबात की भी बात कर लेते हैं। और सबसे पहली बात तो है कि एक तो जलसों की तैयारियां तेज़ हो रही हैं। एमकेएम ने भी एक पूरी टाइमलाइन दी, जैसे भी मैंने सुबह बताया भी कि मुख्तलिफ जगहों पर जलसे होंगे। लेकिन ये जो बजट है इस पर तो आपसे बात करना ज़रूरी है कि जनाब 62 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट आ गया अशरफ भाई। और ये जो है 62 करोड़ रुपए, वो भी सिंध के लिए, सिंध के लिए खाली खाने पीने का आप बजट नज़र डालें तो कहाँ गया 21 करोड़ रुपए खाने पीने के जो है वो अखराजात हो। 21 करोड़ रुपए नहीं देखें। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि जनाब 5 करोड़ रुपए गाड़ियों के किराए पर भी आप लगा रहे हैं, फ्यूल पर 80 लाख भी लगा रहे हैं, और मेंटेनेंस के भी आप लगा रहे हैं, मरम्मत के भी आप 9 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। नहीं अभी तो वैसे तो कंट्रोल करके इन्होंने दिया, और इसको देखना होगा हमें कि जो हमारे टोटल पूरे सिंध में जो है ना पोलिंग स्टेशन, अब पोलिंग स्टेशन में आपने देखा होगा हम वोट डालने जाते हैं तो लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, फिर पोलिंग बूथ्स होते हैं। उसमें एक पोलिंग स्टेशन में कम से कम 6 पोलिंग बूथ होते हैं, 3 ख़वातीन के लिए, 3 मर्दों के लिए। छोटा बात कर रहा हूँ। और जो बड़ा वाला होता है तो उसमें 12 भी होते हैं। अब उसमें जितने लोग होंगे तो वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके लिए नहीं, जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए खाना पानी ये सब। और ये बेसिकली जो पॉइंट आउट कॉलेज होता है, सरकारी स्कूल होते हैं ये सब, और बाकी प्राइवेट होते हैं। तो जहाँ पे होते हैं जो प्राइवेट वाले होते हैं, जो हमने देखा है, जो हमने मॉनिटरिंग की है या हमने रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ पे तो सब कुछ मिलता है, पानी वानी ये सब। मगर जो सरकारी हॉस्पिटल जो स्कूल होते हैं कॉलेज होता है, पानी तक नहीं होता है। तो वो लोग जो है वहाँ पे उनको जो है खाना और ये सब जो प्रोवाइड करना और पानी प्रोवाइड करना, ये कॉस्ट। अब वहाँ पे अगर देखें जो हमारे टीचर्स ही होते हैं जो या प्रोफेसर होते हैं उनको ये जगह दी जाती है। जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं तो वो भी जो जाते हैं तो पिक एंड ड्रॉप उनको जाके देना होता है, तो सिक्योरिटी ये वो, तो क्योंकि आने जाने का, फिर वो बैलेट बॉक्स को लेने के बाद जाके आपको पोलिंग एजेंट उनको दिखा के फिर जाते हैं, तो ये सब में ख़र्चा होता है। अब क्योंकि कॉस्टिंग देखें तो पहले से ज़्यादा इसलिए हो रही है, पहली चीज़ कि महंगाई हो गई है, और महंगाई की वजह से जो खाने पीने की कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। फ्यूल महंगा हो गया, जो 2018 इलेक्शन में जो फ्यूल था और अभी जो है वो दुगने से भी ऊपर हो गया। अब ये जो टोटल है इनको कॉस्ट, यानी कि जो पूरे सिंध की अगर हम बात करें तो हज़ारों की तादाद में पोलिंग स्टेशन होंगे, फिर पोलिंग बूथ होंगे, और उसी तरीके से इनके जो हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो सिंध में जो कैलकुलेशन की जाए तो लाखों की तादाद में लोग होंगे जिनको इनको वो करना पड़ेगा। ये बजट तो पास हो गया, लेकिन जो हमने वो जो वहाँ काम किया तो वहाँ पे ये भी शिकायतें सुनी है कि वो जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट के अलावा जो वहाँ पे ऑफिशियली तौर पे उनको तैनात किया, तो उनको खाना भी नहीं मिलता है। अब ये वाला है, बजट तो पास हो गया है, अब निगरान सेटअप है, इसको देखते हैं कैसे अमल दरामद करता है। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत, स्टेशनरी वगैरह दी जाती है इसके हवाले से कंप्लेन की, उसका भी अच्छा खासा बजट है। 40 लाख रुपए स्टेशनरी और 60 लाख रुपए उसके अलावा भी दीगर है XYZ में डाले वो, क्योंकि देखें जब इलेक्शन होता है तो अखराजात तो आपको पता है, इवन के तमाम मुख्तलिफ इदारे भी होते हैं, फिर पुलिस वाले भी तैनाती होती है, फिर लोग आने जाने का होता है, फिर बस हायर होती है, क्योंकि इन लोगों को एक जगह पे एक पोलिंग स्टेशन है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हम लोग गुलशन इकबाल में, अब गुलशन इकबाल में 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल में आपने पोलिंग स्टेशन लगाए, तो 5 स्कूल जो वो सारा है वो उन सबको एक जगह पे जमा करके फिर लेके जाते हैं। 2 बंदों के लिए बस तो नहीं होगी ना, एक जगह एक बस निकलेगी, उसी इलाके में घूम के सबको जमा करके फिर मेन जो रीजनल ऑफिस है वहाँ लेके जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिस लेके जाते हैं। मेन ये है कि ये जो कर रहे हैं खर्चा तो है, ये कॉस्ट है, लेकिन अगर इलेक्शन होता है और इसके ऊपर इतने अखराजात हो रहे हैं तो उसकी फिर अगर आप पूछें कि इस पर जो अखराजात हुए इसकी ऑडिट, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा इसका ऑडिट के कहाँ पे खर्चा हुआ, क्या हुआ, ऑडिट दें। जैसे होता है कि ऑडिटर जनरल रिपोर्ट वो आके देखता है कि कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। बहुत दफ़ा खबरें दी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसमें मैं हमेशा ढूंढता हूँ कि बजट के जो अखराजात हैं कहाँ हैं। ये तो सिर्फ सिंध का जो है ये अभी 50-60% जारी किया होगा, 50% और जारी होना है। मगर हम वफाक का अगर देखें जो सूबों को पैसे देता है वो आप मजमूई तौर पर देखें तो 40-45 अरब रुपए बनते हैं, जो को सूबे को डिस्पर्स भी करेगा हर सूबे को, और फिर उसके बाद खर्च होगा। तो ये कॉस्ट जो मनी होती है ये होती है टैक्स की मनी, मेरे और आपके और जो बिजनेसमैन है वो जो टैक्स देते हैं उससे, क्योंकि कोई अपनी जेब से खर्च नहीं करता है। इवन कि यहाँ पे बताऊँ कि जो इलेक्शन हो रहे हैं सूबाई और कौमी की,
तो जो कौमी असम्बली के लिए जो उम्मीदवार है, आपको पता है कितने दिए हैं उसने? 30,000 रुपये एक उम्मीदवार ने। और सूबाई के लिए जो दिए वो 20,000 रुपये दिए, यानी नॉमिनेशन पेपर जो जमा कराया है सूबाई असम्बली के लिए उसने 20,000 रुपये दिए हैं, वो अलग कलेक्शन हुई है। और 30,000 नेशनल असम्बली के लिए और वो भी पैसा हुआ है। अब वो सोचें कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार हैं, जो हमने देखा था तकरीबन 8,000 समथिंग लोग थे उन्होंने जमा कराया। अगर हम एवरेज भी ले लें 25,000 रुपये, 30,000 और 20,000 का एवरेज लें 25,000, तो आप अमाउंट देखें। बिल्कुल ऐसे तो वो अब ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें अखराजात कॉस्ट तो है वो, लेकिन उस कॉस्ट का हमें फ़ायदा क्या है कि वो देखें। मैं आपको बताऊं अभी हम लोग जो गए थे, कुछ मिले ना, ये आवाम के पैसे से सब कुछ होता है, किसी ने जाती तो नहीं ये 62 करोड़ रुपए लाए, ये सब आवाम के जेबों से ही निकाले गए। मतलब जो यहाँ पे खिदमत पे सेल टैक्स जो सिंध ने वसूल किया उसमें से आपने 62 मजमूई तौर पर आप क्या कितना देंगे? आप 1.25 करोड़ रुपये देंगे, 1.25 अरब रुपये, सॉरी 1.25 अरब रुपये आपका सिंध का खर्चा आएगा। और वो जो टोटल लोगों को इदारों को देंगे और उसके बाद ये सारा होगा। मैं आपको बताऊँ इलेक्शन होने जा रहा है तो एक यहाँ पे फिर वोट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट फिर से कि इलेक्शन आ रही है, वोट कुछ भी हो हर किसी को वोट डालना चाहिए, किसी को भी दें। हाँ। A B C D जो भी पार्टी है, लेकिन वोट डालने के लिए जाएं, घर में नहीं बैठे। मेरा तो इस दफ़ा मोटो ये है कि भाई किसी को भी ना दें आप, और बड़ा सोच समझ के अपना वोट कास्ट करें कि आपके साल इतने बरस में आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में किसने डिलीवर किया, कौन सी जमात थी, कौन से लोग थे, कौन से नुमाइंदे थे, कौन से फेसेस थे। कम से कम उनको ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि जो है ना सेंसिबली वोट कास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं अभी आपने जैसे हमने बहुत दफ़ा बात की, मैं फैमिली के साथ अभी गया था इस्लामाबाद और लाहौर। मेरी बेटी क्लास 2 में रमशा, जो ड्राइवर बाबा थे वो बोले साहब मैं क्या जवाब दूँ। वो ऐसे सवालात कर रही थी, वहाँ घूमी तो कह रहे बाबा यहाँ टूटी हुई सड़कें नहीं है इस्लामाबाद में ना। अब मैं हंस रहा हूँ, मैंने बेटा यहाँ क्यों टूटी हुई सड़कें होंगी? कह रहे बाबा वो यहाँ तो कोई टूटी हुई सड़क ही नहीं है। बाबा को बोलते हैं कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वो कहते हैं 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। कह रहे हैं हम जब कराची में निकलते हैं तो आप बोलते हैं तो आप आधा घंटा हम लोग रास्ते में फंसे रहते हैं, हम पहुँचते ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? यहाँ पे ऐसा क्यों? 2 साल 2 क्लास की बच्ची मुझसे ये पूछ रही, मैं क्या जवाब दूँ उसको। फिर लाहौर गए, लाहौर में भी घूम रहे थे तो लाहौर में ओल्ड लाहौर, अंदरूनी लाहौर भी गए हम लोग, रिंग रोड पे गए। गाड़ी की स्पीड आप देखें, मतलब खुली, मतलब वहाँ पे भी है आबादी है मगर रोड रश वहाँ पे भी है, लेकिन टूटी हुई रोडें नहीं है। मतलब मैं लाहौर में जो घूमा हूँ मुझे टूटी हुई सड़क नहीं मिली, इस्लामाबाद में टूटी हुई सड़क नहीं मिली। कराची में आप निकलें अभी आपके सर में दर्द हो जाएगा अगर आप यहाँ से निकलें। गुलशन वाली जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पे जो एक बस सर्विस का काम हो रहा है, 2 साल हो गए। कितने साल से हो रहा है वो और ख़त्म नहीं हो रहा। और सर का दर्द ये है कि आप जाते हैं, आप हैरान कुन, अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, साइड लाइन को भी उसको उसी हिसाब से बना के देना है। ये किसका काम है? जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यहाँ टूटी हुई रोड पे ही कहने जाओ भाई आप जाओ, टूटी हुई रोड ढर ढर गाड़ी ये वो। अब मुझे ऐसा लगता है वो चाहते हैं और स्मूथ हो जाएगी, गाड़ियाँ चलेंगी ना, वो क्या होता है वो बजरी और वो डाल के पत्थर, वो कुछ भी नहीं डालते हैं, वो तो कुछ नहीं डालते हैं। मतलब आप सोचें क्लास 2 की बच्ची मुझसे पूछ रही है कि बाबा ये इस्लामाबाद में हालत है, लाहौर में, कराची में क्यों नहीं है भाई? कराची में भी ऐसी सड़कें हो ना, ठीक है ट्रैफिक जैम होता है, बड़े शहरों में होता है, लेकिन सड़क तो दे दो। सड़क आप मतलब ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है जाके विज़िट करते हैं, जैसे मेयर कराची भी जा रहे हैं, गवर्नर सिंध भी जा रहे हैं, वो खाने पीने के लिए जाते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा है कि आप गुलशन पे जाएं। सिंपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हसन सेंटर के पास आप जाएं, 13D वो जो जैसी अंदर जाएंगे तो ऐसा बनाया, वो बड़ा एहसान किया है उन्होंने, पूरा बॉटल नेक लाके इतनी सी जगह छोड़ दिया, जाओ भाई आप आधा घंटा फंसे रहते हैं आप। मतलब ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, ऐसे में किसका दिल होगा कि निकलो अपनी गाड़ियां लेके, फ्यूल भी फूकें, वोट भी डालने जाएं और चीजें करें, किसका दिल होगा? मतलब यहाँ पे भाई ये तो जो लोग आ रहे हैं तो उनसे यही सवाल होगा ना, अगर मैं उनसे पूछूं, जो उम्मीदवार है आके पूछूं भाई मेरी बेटी क्लास 2 में वो पूछ रही है कि हमारे यहाँ सड़कें क्यों नहीं है, वो तो कह देंगे जी हम बनाएंगे, ये जवाब होगा। अशरफ भाई मसला ये साल से यही सब सुन रहे हैं। अभी जो नए सियासी मंशूर पेश किए जा रहे हैं, मुझे तो उसको टीवी पे देख के हंसी आ रही थी जलसे में, ये बोल कैसे रहे और इनका मुंह है जो ये बातें कर रहे हैं, किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं। बहरहाल ब्रेक ले लेती हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो गवर्नर सिंध साहब ने भी कल जो है वो इंटर और मैट्रिक बोर्ड के रिजल्ट पे तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि भाई इनकी कंप्लेंट्स फौरी तौर पर रिजॉल्व की जाएँ, स्क्रूटनी के पैसे ना लें, और जो है हिदायत जारी की हैं कि फौरी तौर पर शफाफ जो है वो तहकीकात की जाएँ, क्योंकि इसकी वजह से वाकई बच्चों का तो पूरा फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। 66% लोग फेल हो गए, बताएं।
मतलब ये हैरानकुन बात ये है कि ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, एक जो अभी मैं भी अपने बच्चों के जो टीचर से मिलने गया तो उन्होंने यही कहा था कि कोविड के बाद बहुत फ़र्क है कि बच्चे पढ़ने नहीं, मैं ऐसा नहीं होगा कि बच्चे इतना ना पढ़ेंगे 66% बच्चे फेल हो जाए। ऐसा नहीं है। बच्चे मेहनत कर रहे होते, रोज़ जा रहे होते हैं। और अब इसकी जो स्क्रूटनी है वो होनी चाहिए और शफाफ होनी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से पेपर चेकिंग होती है, ये खबरें हमारे रिपोर्टर ने भी दी है। वो अपना दूसरा काम भी कर रहा है, पेपर भी चेक कर रहा है, वो दाव पे लगा हुआ है भाई उसका। मतलब फर्स्ट ईयर का अगर आप उसका रिजल्ट ऐसा दे रहे हैं, उसके साथ क्या होगा वो अच्छा, आगे। ये कॉपी चेकिंग में भी तो वही ना, जैसे आपने बताया ना कि चालान पे इतने % मिल रहा है, तो उस पर भी यही इतनी कॉपियाँ चेक करो तो इतने पैसे। ठीक काम कर। मेन ये है कि जो अब देखें उस्ताद, अच्छा, तो उसमें भी फेल ही करना चाहो, उसमें भी पास कर देना। अब उस्ताद है, लेकिन मेन ये है कि इसकी अगर स्क्रूटनी होती है, और गवर्नर सिंध साहब ने इतनी खबरें चलने के बाद अगर नोटिस लिया है और ये कहा है कि तहकीकात हो और इसकी ओपन ट्रायल होनी चाहिए कि वो पेपर हो, तो जो प्रोफेसर्स हैं उनको बैठा के, मेरे हिसाब से जो मैं अपने उससे सोच रहा हूँ कि जो हमने कि प्रोफेसर से उनको चेक कराएं, वो पूरी टीम बैठे और देखे भाई, क्योंकि वो इल्ज़ाम अब लग रहा है वो टीचर पे जिसने चेक किया है, अब उसने क्या किया है। जो लेकिन इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करना होगा ना, बच्चों का आगे एडमिशन्स होते हैं, बच्चों ने कैरी फॉरवर्ड करनी होती है अपनी परसेंटेजेस। कितना नुकसान हो जाएगा बच्चों को अगर एडमिशन ही नहीं मिले मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में या इंजीनियरिंग में, तो पूरा जो एक पूरा बैच है वो क्या करेगा। तो यही सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना, इंटरमीडिएट के जो चेयरमैन है वो बताए ना, वो क्या आप क्या समझते हैं 50-60 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, पूरे कराची में कितने बच्चे होंगे, लाखों की तादाद में होंगे। और जब पेपर होता है उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है तो इसको स्क्रूटनी तो उन लोग को, मतलब इन्होंने पूछा होगा कि आप कैसे पेपर चेक कर रहे हो, क्या प्रोसेस होना चाहिए। चेयरमैन भी नहीं, वो जो कराची कमिश्नर है उनको चेयरमैन लगाया हुआ है, मुस्तकिल आप लगाएं। मेन ये है ना कि जो प्रोसीजर, फिर वही जो सिस्टम होना चाहिए कि एक वो के प्रॉपर के उसको भी तो बताए ना, कि जैसे हम अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो हमें इलेक्शन के लिए बताना चाहिए लोगों को, आगाही मुहिम कि आप जाएं, बैलेट पेपर के कैसे कहाँ पे मोहर लगानी है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है और तालीम ही हमें सब कुछ सिखाती है, तो उसी तरीके से ये अगर ये 66% बच्चों की मतलब के फ्यूचर दाव पे लगा दिया है इन्होंने, तो उसके लिए कोई सवाल तो उठाना चाहिए ना कि इससे पहले कभी ऐसा रिजल्ट आया नहीं आया, अभी क्यों आया है, अब क्यों आया है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो बच्चे पागल तो नहीं है ना कि वो इतना एहतजाज किया उन्होंने इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर। कोई तो होगा ना, वो बहुत सारी बच्चियों को देखा मैंने कि वो यकीन नहीं आ रहा था उन्हें कि रो रही हैं वो, क्योंकि देखें जब मैं भी पेपर देता था तो मुझे पता होता था कि मैं कितने पानी में हूँ, तो बच्चियों ने भी पेपर दिया है। तो सबसे ज़्यादा मसला ये हुआ है कि वो डिप्रेसिंग मोड में चले गए, बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आते और ये एज भी ऐसी होती है कि जज्बाती होते हैं ना बच्चे, तो वो एक डिप्रेसिंग मोड में चले गए। और फिर आप देखें डिप्रेशन अगर बढ़ जाए या मायूसी बढ़ जाए तो बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल नहीं, हो वो जाता हमारे है। रिपोर्टर ने भी खबर दी थी, मैं बड़ा मतलब, और वैसे तो मतलब ऐसे देखा जाए तो खबर इंफॉर्मेशन के लिए चलनी ज़रूर चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं चले। एक बच्चा जो वालिद ने बहुत डांटा वाटा कि तुम कैसे इंटर में फेल हो गए, ये हो गया, घर छोड़ के चला गया था। अब ये खबर बहुत सारे जो हमारे दोस्तों, मेरे दोस्तों कह रहे हैं यार तुम लोग को ये खबर नहीं चलानी चाहिए, तो सोचो बाकी बच्चों के माइंड में क्या होगा। मैंने कहा भाई वो तो बतानी पड़ेगी ना, वो घर छोड़ के जाना उसका हल नहीं है। आप पढ़ो, अगर कोई गलती हुई है आप बताओ। नहीं, सिचुएशन भी अलार्मिंग है ना कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें इसके बाद, और इन सारे मामलात को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि वाकई पूरे मुस्तकबिल हैं, बच्चों की पर्सनालिटीज़ हैं जो कि डिस्टर्ब हो। मामला हम दुआ यही करते हैं कि जल्द से जल्द हल हो और इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको सामने लेकर आया जाए कि वाकई ऐसा हुआ या जो है वो किसी गफलत की वजह से ये रिजल्ट्स आए। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने वक्त दिया। यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जब हम बात करते हैं आज के मौजू के हवाले से, तो अभी हम जब खबरें देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उसमें अच्छी खबरें भी होती हैं, बुरी खबरें भी होती हैं। और अभी कुछ देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे, जब टॉप स्टोरीज़ में आपके साथ शामिल करती हूँ, मैंने एक आपको टॉप स्टोरी में भी खबर शेयर की थी कि एक बाप ने, जो कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया फलकनाज अपार्टमेंट्स के करीब, जहाँ पर एक बाप ने अपने बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। वो स्टोरी मैंने स्टोरीज़ के साथ डिस्कस नहीं की क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो मैं कोशिश ये करते हैं, हमारी और पूरी टीम की कोशिश ये होती है कि अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आएँ, अच्छी बातें करें, लेकिन ये चीज़ें इग्नोर नहीं आप कर सकते। आपके जहन में कहीं ना कहीं, आपके माशरे में, आपके अतराफ़ में जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो यकीनन हम उसका इम्पैक्ट ज़रूर सोचते हैं कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, क्या चीज़ें थी, ये क्या कर सकता था, व्हाट अदर ऑप्शंस कुड बी अवेल्ड।
तो इन सब बातों पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये टॉपिक्स भी हम इसीलिए रखते हैं ताकि आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, एब्जॉर्व करें, समझें और अपने ऊपर इम्प्लाई करने की कोशिश करें। ये जो पूरा सिनेरियो हुआ कल, ये यकीनन उसने जो कहा कि हालात की वजह से हुआ, जो है अच्छे हालात नहीं थे, बेरोज़गारी की वजह से उसने किया कि अपने बच्चों का जो है वो उसको कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक केस नहीं है, ऐसे कितने ही लोग हैं जो रोज़ाना इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तो महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बेरोज़गारी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तनख्वाहें हैं, नौकरियां हैं, तो भी तनख्वाहें इतनी नहीं है कि उसमें गुजारा हो सके। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही है। तो ऐसे वक्त में एक तो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के जो माली हालात हैं उनको कैसे तब्दील कर सकते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ों पर इमोशनल स्ट्रेस होता है, उसको कैसे जो है ना मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हालात और वक्त कैसे बदला जा सकता है, उसको कैसे तब्दील करें। तो कहते हैं ना कि हमारे तो हालात ही नहीं बदल रहे, हमारे दिन ही नहीं फिरते, तो वो उसके लिए टेक्निक क्या है, क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, और अगर नहीं हो रहा तो हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू फेस इट। आज हम उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इरम ज़िया मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो इरम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और कुछ ही देर के बाद हमें डॉक्टर मोइज़ भी ज्वाइन करेंगे, जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो इरम, जैसे कि मैंने भी कहा, आपने भी कल का एक वाक़या देखा होगा, उसको भी लिंक कर लेते हैं। यकीनन हालात की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। ये जो हालात हैं ये कैसे बदलते हैं, ये कैसे तब्दील होते हैं इस सिनेरियो में, क्योंकि दौरे हाजिर बहुत सारे चैलेंजेस हम देख रहे हैं। हाउ टू डील विद दैम? देखो, सबसे पहले तो अभी जैसे तुमने बताया, एक शख्स ने खुद भी अपने आप को मार लिया, पूरी फैमिली को मार दिया। मगर मैं समझती हूँ कि हालात से डरते नहीं हैं, हालात इंसान खुद बदलता है। कि वो बड़ा प्यारा शेर है कि ज़िंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा। ज़िंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा करते। तो इंसान को देखो, अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ख़ुदकुशी करने वाला शख्स, एक तो आप उस मौत को गले लगा लिया जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, कि अब बात की भी, क्योंकि शरा को तो हम नहीं बदल सकते ना, जो अहकामात हैं वो तो अब आपने फेस करनी है। आप दो चीज़ों के गुनहगार हो गए, आपने कत्ल भी कर दिया, आपने ख़ुदकुशी भी कर ली। ना सिर्फ ये कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, आप उस जंग में आते, आप वो जद्दोजहद करते, और जद्दोजहद करने वाला शख्स कभी नाकाम नहीं होता। हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बेहिसी है। एक शख्स की बेहिसी, मैं गैरों की बात नहीं करूँगी, मैं ख़ानदान की करूँगी, ख़ानदान वालों की बेहिसी, कि अगर किसी के पास इतना है कि वो उसमें से थोड़ा सा शेयर कर सकता है। तो देखो, फैमिली के हालात छुपे नहीं होते। अगर कोई ये बोले कि जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे उस रिश्तेदार के साथ ये हो रहा था, दिस इज़ रॉन्ग। सबको पता होता है, लेकिन नहीं पता तो भाई पता करें। नहीं यार, पता होता है, मैं ये बात मानती नहीं। आप पता है क्या करते हैं, आप कबूतर की तरह ना बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि 4 रोटियां हैं, बचा लूँ, 2 कल काम आएंगी। क्या आपको पता है कि आज आपकी ज़िंदगी में आखिरी रात होगी? आप तो जिस मज़हब से, वो भी आपको यही हुक्म देता है कि बांट दो। वो मनोसलवा वाला काम ना करो, उसको बचा के ना रखो। क्योंकि कोविड के बाद से हमने ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस की, कि लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की, लोगों को निकाला गया। उस वक्त भी हमारा यही कहना था कि प्लीज़ सैलरीज थोड़ी सी कम कर दो, मगर कोशिश करो किसी के घर का चूल्हा ना बुझे। कुछ लोग नहीं फेस कर पाए, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां ले ली, और फिर अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को ऐसे समंदर में छोड़ दिया जिसमें ना कोई किश्ती, ना कोई बचाने वाला। कि जब आप एक मर्द होके, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, मर्द को एक बड़ा मुकाम है ना, हेड ऑफ द फैमिली है, अगर वही कमज़ोर होके ये डिसीजन ले लेगा तो उसके पीछे चलने वाले क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझती हूँ कि बेहिसी माशरे में बेइंतहा बढ़ गई है। दूसरे ये कि गर्ज कि बस जो कुछ है वो अपना है, अपने ही पास होना चाहिए, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। देखो, कलाम पाक में मैं जब भी आयत पढ़ती हूँ तो एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं, यकीनन तुम्हें भी मिले होंगे, कि हम इन भूखों को खाना क्यों खिलाएं? अगर अल्लाह ने इनके नसीब में लिखा होता तो इन्हें खुद मिल जाता।
उस आयत का जो मफ़हूम है। तो आज हमारे दरमियान तुम्हें ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहते हैं नहीं यार इनकी आदतें नहीं बिगाड़ो, इनको आदत है, लेकिन वो आदत कब बीमारी में तब्दील हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। हम टैक्स बचाते हैं और वो पैसा हमारा कहाँ चला जाता है? एक्सटॉर्शन मनी में। कोई आता है हमसे भत्ता लेके चला जाता है, कोई आता है हमको लूट के चला जाता है। हम बड़े खुश होते हैं कि यार हमने लाखों का टैक्स सेव कर लिया, मगर उस पैसे ने निकलना होता है। तो मुनासिब ये नहीं कि हम अब एक सच्ची ज़िंदगी जीना शुरू करें, क्योंकि दुनिया में देखो जो हालात तब्दील हो रहे हैं तेज़ी से, इंसानियत कहाँ नज़र आ रही है? इंसानियत के ही तो फुकदान है। हमने ये सोचना छोड़ दिया कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो जब हमने ये सोच दिया तो वो जो इंसानियत का पैरहन हमने ओढ़ा हुआ था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उतरता चला जा रहा है। अच्छा, ये तो बात हुई कि चलें कोई हेल्पिंग हैंड हो जाए, कोई मदद कर दे, कोई चीज़ हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो जो है ना अपनी सिचुएशंस को कैरी नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते, उसको डील नहीं कर रहे होते, स्ट्रेस में चले जाते हैं, ट्रॉमास में चले जाते हैं, और फिर वही वाली बात ना कि हालात ख़राब हैं, खुद भी अपने आप को ब्लेम दे रहे होते हैं, खुद अपनी चीज़ें बेहतर नहीं कर रहे होते, खुद ट्रैक पर नहीं ला रहे होते। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को जो है वो हाथ पकड़ के धक्का दे के चलाया जाए। ऐसे तो फिर बहुत सारे इदारे भी मौजूद हैं। चले आपने मिसाल दी कि ये जब केस सामने आया तो पर्टिकुलरली चले आज इसी को हम बेस बना लेते हैं, तो मैंने भी उसमें बोला कि भाई अगर तुमसे हेड ऑफ़ द फैमिली की आपने बात की, अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा था तो बहुत सारे इदारे हैं जो रोज़ाना खाना खिला रहे हैं, जो वो रोज़गार के मौके भी पैदा कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, राशन भी मिल रहा है। गवर्नर हाउस के बाहर वो बेल लगी हुई है, वो कह रहे हैं गवर्नर साहब आओ भाई अपने मसले लेकर। तो मतलब वो डील नहीं कर पाया कि मुझे रास्ता ढूंढना है, मैं कहाँ जाऊँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें करना क्या है। चैलेंजेस तो हैं, पैसे से भी हैं, इमोशनली भी हैं, लेकिन पता ही नहीं है रास्ते क्या है। वही मैं कह रही हूँ ना कि हमने जानने की कोशिश करना छोड़ दी। अब देखो जैसे हमने इतनी अच्छी बात की कि भाई गवर्नर साहब ने भी कहा बेल लगी हुई है, आओ बताओ मुझे। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कम से कम 2 वक्त का खाना आपको मिल जाता है। अब या तो आप अपनी इज्जत नफ्स को संभाल लें कि मैं जाके भीख कैसे मांगूं। अगर तुमसे मेहनत नहीं हो रही, तुम अपने आप को कहीं झुका नहीं सकते। देखो इंसान के अंदर प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। आप पहले अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लें कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ ये हैं कि मुझे अपने बीवी बच्चों का, ये जो मेरी फैमिली है मेरे साथ, इनका टेक केयर करना है, इनको फीड करना है, इनको आगे लेके चलना है। अच्छा, फ़िलहाल आपके पास प्रॉब्लम है, आपने स्कूल कॉलेज सब कुछ हटा दिया, आप किराए के घर में रह रहे हैं, मगर आप किसी से बोलो तो। जब देखो एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है यार, जब तक वो रोता नहीं है माँ उसे दूध नहीं पिलाती। अल्लाह ने उस बच्चे को भी तो सिखा के भेजा है ना। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम पे बात नहीं करोगे तो उसका सलूशन आपको कहाँ से मिलेगा। और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम ये सोच लें कि नहीं हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ये खुद रियलाइज़ करें कि मैं किन मसाइल से गुजर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए भी नहीं होता कि लोग बहुत बेहिस हो गए, ऐसा इसलिए भी नहीं होता, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि जो इंसानियत का पहरान हमने ओढ़ा हुआ है वो स्लोली और ग्रेजुअली उतर रहे। तो हर कोई इस वक्त अपनी दौड़ में लगा है। अगर तुम कभी यकीनन गई होगी लंदन में, मैं कहती हूँ कि पिकडिली और जुबली का वो जो एक स्टेशन है जहाँ पे हम चेंज करते हैं, आई थिंक विक्टोरिया उसका नाम है, वहाँ मैंने कभी किसी को पैदल चलते नहीं देखा। इसलिए एक तरफ से उतरते हुए भी भाग रहे होते, दूसरी तरफ से उतरते हुए भाग रहे होते। वो रास्ता इतना लंबा है कि उन्हें पता है कि अगर हम भागेंगे नहीं तो हमारी ट्रेन्स मिस हो जाएंगी। वहाँ कोई वॉक नहीं करता, वहाँ लिटरली लोग दौड़ते हैं। तो भाई ज़िंदगी में कोशिश तो करनी है ना यार। हाथ पैर चलाने, समंदर में डाल दो किसी को, हाथ पैर तो चलाएगा बचाने के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को छोड़ देंगे कि नहीं बस ठीक है कोई आए और मेरा हाथ पकड़े, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह भी कहते हैं कि आपको हमने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ये दुनिया आपके लिए बनाई, इसे मुसक्खर करो, ढूंढो, तलाश करो। तो यूँ हिम्मत हार देना तो मैं समझती हूँ कि किसी भी मसले का बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें ये भी सीखना है कि हम ये जो बात कर रहे हैं ना कि अशरफ, यकीन अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में, हमारी चीज़ों में हर ऑप्शन हमें दिया है, हमें बताया है। वही वाली बात कि आप तदब्बुर तो करें, आप सोचें तो आप ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश तो करें, आप बेहतरी तो लाना चाहें अपनी ज़िंदगी में। आप डिप्रेस होकर बैठ जाएं और इस बारे में सोचें ही ना, तो कैसे तब्दीली और बेहतरी आएगी। बहरहाल हम यहाँ पर वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद डॉक्टर मोइज़ भी हमारे साथ होंगे। हालात कैसे बदलें इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं कि वक्त और हालात को कैसे बदला जा सकता है। डॉक्टर मोइज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑल गुड? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बारे में बात करना कि अपने वक्त और हालात को कैसे बदलना है। अभी कुछ देर पहले मैं एक इंसिडेंट की बात कर रही थी, इरम से भी मैंने इसको डिस्कस किया कि एक शख्स ने कल वाक़या पेश आया, अपने बच्चों को भी गोली मार के कत्ल कर दिया, बीवी को भी मार दिया और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। अच्छा, उसमें एक बहुत नोटेबल चीज़ है, वो ये कि वो कोई जाहिल, अनपढ़, गंवार, साइकोलॉजिकली इल, तो खैर मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता, क्योंकि उसने अपने लैपटॉप के अंदर डॉक्टर साहब तमाम चीज़ों को सेव किया, एक फ़ाइल बनाई है कि घर के क्या मामलात होने हैं, आगे क्या प्रोसीडिंग्स हैं, अगर मैं ज़िंदा बच जाऊँ, मेरे बीवी बच्चे मर जाए तो मुझे मार दिया जाए, मुझे मतलब उसने पूरा एक सिस्टम बना के उस फाइल में सब कुछ डाटा सेव किया है। तो मतलब भाई, तुम पढ़े लिखे हो, शऊर रखते हो, हर चीज़ के बारे में जानते हो, फिर तुम ऐसा कर रहे हो। देखिए जी, क्या पढ़े लिखे को भूख नहीं लगती? पढ़े लिखे को किराया नहीं देना, ठीक है ना। पहली बात है, आपका जो मौजू है हालात कैसे बदले, उसके लिए सबसे पहले शर्त है कि हालात बदलने के लिए बंदे को खुद बदलना पड़ता है। कौम बदलने को तैयार नहीं है। आप किसी सिग्नल पे जाके खड़ी हो जाएं और मोटरसाइकिल और गाड़ियों के रवैये देखें, आपको खुद ही पता चलेगा कौम बदलने को तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान में हर जुम्मे को मस्जिदों में जगह नहीं होती, रोड पे सफ़े बिछती है, ठीक है ना। हर शख्स मुसलमान दुआ करता, हालात क्यों नहीं बदलते? क्योंकि जब तक इंसान नहीं बदलता हालात नहीं बदलते, तो कौम बदलने को तैयार नहीं। पहली चीज़ तो ये समझ। अब ये जो वाक़या आपने बताया, इसके बहुत से महरक़ात हैं। देखें, इंसान ऐसा अमल, ख़ुदकुशी या फिर कत्ल उस वक्त करता है, या तो रिवेंज हो, किसी से बदला लेना हो, या लालच हो, या मोहब्बत का मामला हो, या फिर बेबसी हो, फ्रस्ट्रेशन हो। इस केस में इस वक्त कई केसेस हुए हैं पिछले कई दिनों में, साल में बड़े केसेस हुए हैं जहां किसी शख्स ने अपने बच्चों को, बीवी को मार दिया, बीवी ने बच्चों को मार दिया, खुदकुशी कर ली, छलांग लगा ली जाके नहर में बच्चों के साथ। इसकी वजह यह कि जीना मुश्किल हो गया। अब जीने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो हम कहते हैं जी रोटी मिले, कपड़ा मिले, छत, सर पे छत हो, इतने पैसे हो कि हम इज़्ज़त के साथ माशरे में रह सके। और दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम होती है, जिस पे कभी गौर नहीं किया जाता, वो ये कि इज़्ज़त नफ्स इंसान की। भूखा शख्स रह लेगा अगर उसकी इज़्ज़त नफ्स होगी उसके पास। इज़्ज़त नफ्स नहीं होगी तो वो भूखा शख्स चोरी करेगा। इस वक्त हालात ये कि अपार्ट फ्रॉम ये जो जितने मसाइल हैं हमारे, उसके साथ साथ इज़्ज़त नफ्स हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो कौम के पास कोई रास्ता नहीं होता किसी शख्स के पास कि जब वो देखता है कि मतलब मैं क्या करूँगा, बीवी बच्चों को खिलाऊँगा कैसे, तो फिर उसको समझ में ही आता है कि इनको मार दूँ, खुद मर जाऊँ, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मसाइल ख़त्म हो जाए। और अगर हम इन तमाम महरक़ात के पीछे असल वजह देखें, अक्सर मैं कई चैनल पे एक बरसों से कह रहा हूँ, पता नहीं मेरी बात समझ में आती नहीं लोगों को, वो ये है कि जिस माशरे में अदल नहीं होगा वहाँ तमाम खराबियाँ पैदा। मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है कि कुफर का माशरा चल सकता है, जुल्म का नहीं। बिल्कुल। आप दुनिया में देखिए जितने भी माशरे तरक्की कर रहे हैं कुफर के हैं, क्योंकि वहाँ अदल व इंसाफ है। ये इस्लामी माशरा है, यहाँ सब कुछ सही होना चाहिए, मगर यहाँ इस माशरे में अदल और इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से जुल्म है। जब जुल्म होगा तो हज़ार बुरे जन्म लेंगे। डॉक्टर मुझे देखे ना, वही वाली बात आई थी कि सिस्टम को हम यहाँ पर, सिस्टम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात की जाए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आज शख्स क्या कर सकता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए? देखिए, जिसको पहली चीज़ है, जिसको करना हो वो बहुत कुछ कर सकता है। कोविड से पहले ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं था कि डिलीवरी बॉयज़ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, ऑनलाइन ट्यूशन नहीं थी, स्कूलिंग नहीं थी। आज दुनिया बदल गई ना, ऑनलाइन बिजनेसेस नहीं थे, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस। आज कई हमारे बच्चे जो है, ग्रेजुएट बच्चे, वो ऑनलाइन डिलीवरी करके अपने घर का खर्चा निकाल रहे हैं ना। उबर और करीम और उसके अंदर पैसे कम। मैंने कई ऐसे लोगों को, ड्राइवर्स को देखा है, ग्रेजुएट हैं, जॉब नहीं मिल रही है, वो करीम चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, ठीक है, तरीका है। बहसियत कौम हमें ये समझना होगा कि इनफरादी तौर पे हर शख्स की क्या जिम्मेदारी है। मैंने अपने चैनल पे कुछ अरसे पहले कुछ ऐसी टेक्निक्स डाली यूट्यूब पे कि जिसके बाद लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया। इसमें एक इलायची की बड़ी मशहूर टेक्निक है कि इस तरह, मेरे पास सामान नहीं है वरना मैं दिखाता आपको। अगर आप कम से कम इन चीज़ों पे अमल करें और साथ साथ वो जो पैसा आपके पास आता है उसके बारे में इन्वेस्ट करने का सोचें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो बड़ा अहम मसला है वो ये है, जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में बड़ा रिमार्केबल है।
ज़कात ये नहीं कि आपने भूखे को खाना खिला दिया, ज़कात ये कि किसी को अपलिफ्ट करें, ताकि माशरे में आज एक शख्स को आपने अपलिफ्ट किया, आज ज़कात लेने वाला कल ज़कात देने वाला बन जाए। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारे पास। बैंकों से आपके पैसे कट जाते हैं ज़कात के, उसके बाद आपको नहीं पता पैसे जाता कहाँ है, कभी नहीं पता चला आपको कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ खराबियाँ ऐसी है कि जब तक इनफरादी तौर पर हर शख्स कोशिश नहीं करेगा कि मैंने चेंज करना है। देखिए, मैं चेंज होगा, मेरा घर चेंज होगा, घर चेंज होगा, मोहल्ला चेंज होगा, मोहल्ला चेंज होगा, शहर चेंज होगा। हर आदमी दूसरों के ऊपर उंगली का इसकी गलती है, इसकी वजह से हुआ, हुकूमत ऐसी है, सियासतदान ऐसे, फला ऐसे, अपने गरेबान में नहीं झांकता कि बिजली की चोरी मैं करता हूँ, पानी ज़्यादा मैं बहाता हूँ, मिलावट मैं करता हूँ, झूठ मैं गलता हूँ, बेईमानी मैं करता हूँ, तो आप कैसे ठीक होगा माशा? कभी भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, हालात ये डॉक्टर मोइस की इस बात को कंटिन्यू करते हैं ना कि वाकई ये लोगों के अंदर बहुत है कि कैसे कुछ बेहतर होगा, इस मुल्क में तो कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ कौन सा निज़ाम है, यहाँ कौन सा सिस्टम है, नौकरियाँ कर, मतलब वो लोग किसी ना किसी को बेस बनाते हैं और उसके ऊपर सारा मलबा डाल देते हैं, ब्लेम गेम जिसको हम कहते हैं वो रखते हैं, और ख़ुद अपनी सी एफर्ट या अपनी कोशिश नहीं करना चाह रहे होते और उसके ऊपर बात करके समझते हैं कि जी यही एक मसला है और इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है बात? देखो, एक बड़ा मसला है ना कि लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सप्लेनेशंस। जो जितना बड़ा लूजर है उसके पास उतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन होगी कि ये काम हो क्यों नहीं रहा, इसको कर क्यों नहीं रहे। और जो विनर होते हैं उसके पास सिर्फ विक्ट्री होती है, उससे कोई सवाल नहीं कर रहा होता, उसकी सिर्फ विक्ट्री को लोग एंजॉय कर रहे होते। अब बात यह है कि आप अपनी कैटेगरी पहले सेट कर लें। अब देखो, तुमने अभी ये बात की ना कि हमेशा हम हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हैं, ठीक है, वो है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से हम नज़रबंद नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बात ये कि जैसे अभी डॉक्टर मोइज़ ने भी कहा, हमने भी इनके आने से पहले यही बात की थी कि आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस इतने हो रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा, अगर नहीं वो आपकी जॉब रही लाखों रुपए की, घरों से खवातीन खाना पका के डिलीवरी कर रही हैं। इवन अब तो हमारे यहाँ, मैं कल एक जगह विज़िट करने गई, मुझे बहुत खुशी हुई, एक हॉस्टल टाइप का था कि यार हैदराबाद से बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आई हुई हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, और एक अपार्टमेंट था जो शेयरिंग पे था, उसमें से कुछ जॉब कर रही हैं, कुछ पढ़ाई कर रही हैं। एक बच्ची कोयटा से आई हुई थी, ये वो शहर है जहाँ पे हम शायद सोचते हैं बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता। वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रही है, कराची आके, द यूनिवर्सिटी इज़ इन इस्लामाबाद बट द अकेडमी इज़ इन कराची। वो यहाँ अकेली रह रही है, वो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही है। एक डॉक्टर है, उसका घर बहुत दूर है, तो वो यहाँ हॉस्टल में रहती है, वीकेंड पे जाती है। मतलब औरतें अगर इतनी अपने आप को एम्पावर कर रही हैं और वो इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं हर चीज़ में, तो मर्दों को भी यही सोचना चाहिए। और देखो, हार कुछ नहीं होती। और जहाँ तक अगर हुकूमत की बात है, तो मुझे भी डॉक्टर मोइज़ भी ये बात कर रहे थे, तो मुझे वो शेर बड़ा मेरे दिमाग में गूंज रहा था कि उस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। और मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं। वाह, बहुत क्या बात है। और हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले। वाह, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं। वाह, बहुत। अब अगर ये सोच पैदा हो रही है, मस्जिदों में आप जितनी सफ़े बिछा लें, लेकिन अगर आपके दिल में अल्लाह की मखलूक का दर्द नहीं है, तो शम्स तब्रेज़ कहते हैं कि आपकी इबादतें सूदमंद नहीं हैं। और मौलाना रोम की बड़ी प्यारी बात है कि तुम जिस सड़क पे चल रहे हो, जो रास्ता है तुम्हारा, उस पे तुम्हें लोग तो मिलेंगे, लेकिन तुम अकेले ही हो। तो साथ चलने वाले हैं तो, लेकिन तुम्हारे लिए चलने वाला कोई नहीं है। आज हमारी कौम को ये फैसला करना है कि हमने अपने कदमों से खुद चलना है, खुद खड़ा होना है। अब एक बात बताओ, सब्जी वाला, अगर इलाकों के हिसाब से अब तो सब्जियां बिकती है ना, बिल्कुल ऐसे कि नॉर्थ कराची में अगर प्याज 200 रुपए किलो है, तो डिफेंस में वही प्याज 350 रुपए किलो है। उसको किसने आके कहा है कि तुम इतने ज़्यादा वो करो? दूध वाला पानी में मिला रहे, उसको भी क्या कोई इंटरनेशनल आपके पास कंट्री आई है या कोई एजेंसी आई है जिसने कहा दूध में पानी मिला और बेचो? यार, छोटे छोटे मुनाफे के लिए आप एक बेईमानी को फैला रहे हो, आपसे आपकी औलाद सीख रही है। और बेईमानी का पैसा, मुझे इस बात का यकीन है कि कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। देखें ना, ज़ाती रोल क्या है, वही जो हम बार बार बात करें। अभी इरम ने जो बात की है उसमें, और आप भी कुछ देर पहले कहते हैं मस्जिदों में बड़ी बड़ी सफ़ें। मस्जिद जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में,
कम्युनिटी सेंटर होती थी और उस कम्युनिटी सेंटर में, उस मस्जिद में लोग अपने मसले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते भी थे। हर तरह का मसला उस वक्त डिस्कस हुआ। ख़वातीन जो है बीबी आयशा और दीगर उम्महात के पास जाती थी और अपने मसलों का हल उन उम्महात के थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे कि क्या करना है और उनको एड्रेस भी किया जाता था। अब आप समझते हैं डॉक्टर मोइस कि वो रोल भी ख़त्म होता जा रहा है, एक तो हमसायक वाला रोल भी, दोनों चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा कि हमें नहीं पता हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इरम ने भी बात की कि रिश्तेदारों को पता भी होता है लेकिन कोई कुछ करता नहीं। तो एक दूसरे को भी सपोर्ट करना, एक बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी हो रहा होता है डॉक्टर मोइस कि किसी ने कोई थपकी दे दी, किसी टीचर ने कोई अच्छी बात कह दी, आपने मुझे बकअप कर दिया, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मेरा जो है ना वो स्टेमिना या मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं से कहीं पहुँच जाती है। तो वो काम हमारी मस्जिदों में, हमारे इलाकों में, आस पड़ोस में हो रहा होता था, लेकिन अब वो भी क्या आप समझते हैं कि उसको रिवॉल्व करना चाहिए? देखिए, साइंस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट का। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक तादाद लोगों की, क्रिटिकल मास नंबर कहते हैं उसको, एक तादाद लोगों की एक ख़ास तरीके से सोचना शुरू करे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोच दूसरों पर असरअंदाज होती है। ठीक है, मसलन ये है कि अगर 200 आदमी बेईमानी करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बेईमानी की सोच अगले 200 को ट्रांसफ़र होती है और फिर 400 से 800 को ट्रांसफ़र होती है और इस तरह पूरा माशरा जो है वो चोर डाकू बन जाता है, बेईमान बन जाता है, रिश्वतखोर बन जाता है, झूठा बन जाता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। इस पे जापान से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था और वहाँ से ये चीज़ पता चली। अब देखें, इस्लाम में इस कॉन्सेप्ट का बड़ा कमाल है। हज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बहुत बड़ी मिसाल है, जुम्मे की नमाज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बहुत बड़ी मिसाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद भी है, नमाज भी है, नमाजी भी है, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, देखें, ये भी समझने की चीज़ है। एक होता है ईमान, एक होता है यकीन। ईमान आपको उस वक्त दिया जाता जब आप छोटे थे, आपने गौर व फिक्र नहीं किया, आपको नहीं पता अल्लाह कौन है। माँ बाप को देखा नमाज पढ़ते हुए, बाप उंगली पकड़ के ले गया, आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सारा रिचुअल था, ईमान था। एक वक्त आता है जब इंसान गौर व फिक्र करता है, नतीजे पे पहुंचता है, मेरा रब है, कहाँ है, क्या है, मैं कौन हूँ, रिश्ता क्या है। उसके बाद ईमान कन्वर्ट होता है यकीन में। मसलन आपका ईमान है कि आग जलाती है, ठीक है, जलाती है, आप दूर रहेंगे। लेकिन अगर आपकी उंगली जल जाए आग में तो वो यकीन में बदल जाती है कि आग जलाती है। ऐसे ही है। वो यकीन की कैफियत नहीं है हमारे पास, ईमान है सिर्फ। ठीक है, इसकी वजह से मस्जिद आबाद होने के बाद भी उसका जो नतीजे निकलने चाहिए कि जी मस्जिद के अंदर इमाम खुतबा देता है जुम्मे का, लोग सुनते, बल्कि हद तो ये सुनते भी नहीं है, वक्त पे आते हैं कि खुतबा ख़त्म हो जाए, खुतबा सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये तमाम चीज़ें इसलिए है कि आपके माशरे के अंदर जो यकीन का एक कॉन्सेप्ट था ना कि यकीन होना चाहिए, यकीन होगा मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा रब देख रहा है, मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मिसाल के तौर पे जो भी बुराई हैं, मगर मुझे तो यकीन नहीं है, मुझे तो ईमान है। उसके ऊपर कुछ और चीज़ें आ गई, अब वक्त नहीं उसको डिटेल में समझाने की कि किस तरह ये जो हमारा दिमाग है, न्यूरोलॉजी है, ये कमाल का खेल खेलती है हमारे साथ। उसमें 3 चीज़ें होती है, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन और डिलीशन। किस तरह हम बाज़ हक़ाइक़ को डिलीट कर देते हैं, बाज़ को अपने मतलब के मुताबिक चेंज कर देते हैं और बाज़ को बड़ा आसान बना लेते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस दिन हम बैसियत कौम ये समझ गए कि मैं इनका ज़िम्मेदार हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी, मसलन मैं इनको जानता नहीं हूँ लेकिन मैंने इनको तकलीफ़ में देखा तो मुझे कुछ करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं इंसान इंसान की दवा है। और एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, नमाज का वक्त है, सारे लोग सजदे में हैं, खाना काबा बीच में है, अगर उस वक्त खाना काबा उठा ले तो कौन किसको सजदा कर रहा है? हम तो खाना काबा को कर रहे हैं ना सजदा, कि अल्लाह का घर है, मगर अगर खाना काबा को आप उठाएं उस वक्त तो कौन किसको सजदा कर रहा है? इसका मतलब ये है कि इंसान का इंसान पे जो हक है उस हक को ही समझ ले, अपने घर से शुरू करें, अपने घर से अदलो इंसाफ शुरू करें, मोहल्ले में करें। आप मोहल्ले में घर के बाहर कचरा फेंकते, आपकी सड़क टूटी हुई, आप कुछ नहीं करते, पानी की लाइन ले ली, उसके बाद उस लाइन को प्रॉपर बंद करने के लिए आप पैसा खर्च नहीं करते, तो फिर कहाँ से अदलो इंसाफ होगा, कहाँ से माशरा बेहतर होगा? हर इंसान खुदगर्जी की इंतहा को पहुँच चुका है। असल में एक दूसरे के सपोर्ट भी नहीं है। बाहर हम यहाँ पे एक कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमसा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। या कैसे हैं? और यकीन करें, पहले तो दोनों मेहमानों को, लेकिन यकीन करें डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ऐसे शख्स हैं जो एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और डॉक्टर साहब
यकीन करें आज एक इस्लामाबाद के चैनल में मैंने आपका जिक्र किया और अल्लाह ने देखे आपको मिलवा दिया मुझसे। रमशा पता है बात पता है क्या है, मैं जैसे डॉक्टर साहब है ना, मैं यकीन करेंगे मैं अगर मुझसे पूछे ना जाती तौर पे कि ये वो शख्स है जो माशरे में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आम लोगों की बात भी करते हैं और माशाल्लाह इनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, लेकिन हमेशा इन्होंने कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, सबसे बड़ी बात है। और मैं जो प्रॉब्लम है ना, कल जो वाकया हुआ उसमें जो मेरी बहन बैठी हुई थी उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, देखिए खुदकुशी कर वैसे तो हराम है, आपने खुदकुशी तो कर ली लेकिन आपने कत्ल भी कर दिया तो आप तो दोहरे मुजरिम हो गए ना। ये बात हमें समझने की, और हमारे जितने माशरे के अंदर आप या हम क्यों ये जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं कि मैं खुद भी इसका कायल हूँ कि यार आप इतने बड़े बड़े इज्तिमा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपने यानी हम तबलीगें कर रहे हैं, हमारी किरदार साजी तो कुछ हो नहीं रही। आप अपने एक हमारे मौलाना साहब जो भी हैं वो माशाल्लाह बड़ प्राडो में निकल के बैठते हैं और आते हैं लेक्चरबाजी करते हैं और आप हुजूर की मिसाल से हमारे हुजूर ने तो आपको में जिंदगी बसर की, उसके बाद भी वो आई हूँ इसके लिए, तो हम कहाँ खड़े हैं? अगर जो हमारे आलिम बेअमल हो गए तो हम भी बेअमल है, बात सारी है ना। लेकिन हमसे एक बात जो मुझे करनी है वो ये करनी है कि डॉक्टर साहब से भी मैं इसमें शामिल करते हुए इसका सवाल भी करूंगा। देखिए माशरे में एक नेगेटिविटी फैल रही है, ठीक है, हमारे यहाँ टीवी पे भी बड़े बड़े दानिश्वर आते हैं ना, मायूसी की बातें करें, वो कुछ 4000 लाख की घड़ियां पहले में और बातें ऐसी कर रहे हैं कि मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो उम्मीद नहीं दिला रहे, वो मायूसी फैला रहे हैं। अब होता ये कि जब आपके इर्द गिर्द, मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं रमशा कि अगर आपके चौथे घर में कहीं आग लगी है तो आप कोशिश करते हैं ना उस आग को बुझाएं, या फिर नहीं अगर आप फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, नहीं तो आप ये कोशिश करते हैं चलो कुछ कर लो, नहीं तो बिल्कुल जो एंड लेवल है वो ये होता है कि आप दुआ करते हैं अल्लाह इस आग से हमें बचा ले। या तो फिर एक और सूरत होती है कि जब आप एसी चला के सो जाए तो उसके घर में तो आग लगी भी है, मुझे क्या परवाह, लेकिन क्या होता है कि वो आग घर में आए, आपके घर में भी आती है। तो हमें हमारे हुक्मरानों को भी इसका ख्याल करना चाहिए, जो आप अपने बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं ना, लेकिन जो लोगों की तकलीफ आप नहीं बर्दाश्त करेंगे तो याद उनके घर पे ही पहुंचेगी। अब सवाल ये कि डॉक्टर साहब बात ये कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी तबलीगें सब कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसे लोग इर्द गिर्द के लोग जो उनकी तकलीफों को लोग पूरी समझ गए, मतलब उनको एडजस्ट, जो हमारे, मैं अगर मेरे बराबर में ऐसा कुछ है और मैं फील कर रहा हूँ तो मेरा नहीं फर्ज बनता कि मैं बजाय जो मांगने टांगने वाले जो लोग हैं उनको अपने 2 रुपए 10 रुपए देके अपने आप को बड़ा मुआविज और बड़ा सत्ता देने वाला समझ रहा हूँ, मैं उनको नहीं एडजस्ट कर रहा। ये कितना जरूरी कि हम माशरे के तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हमें। हाँ, थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग। और जो बात अभी आया करें वही सवाल जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी कि कम्युनिटी कॉन्सेप्ट जो था वो उस वक्त भी था और अभी भी, जब हम मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो आप भी देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी को कैसे लोग हाथों हाथ लेते हैं, उन्होंने पता है इन्हीं को मुँह धोना है, 2-4 फैमिलीज़ हैं, इनके साथ बहुत अच्छे से पेश आओ, इनका ख्याल भी रखो। अच्छा, कराची में भी मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि जो है, जैसे अभी बहरिया टाउन में मैं रह रही हूँ तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, बाय एनी मीन्स जो है ना वो एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म मिले, सोशलाइज कराया जाए, लोगों को इस बारे में बताया जाए और उनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि एक से दूसरे को अगर आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको भी मदद मिलेगी, जो याह्या बात कह रहे थे। और वाकई एक से दूसरे को जब सपोर्ट मिलती है तो कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ में ये हेल्प मिल गई, यार बड़ा अच्छा काम हो गया। तो यकीनन हम ये कम्युनिटी कॉन्सेप्ट दोबारा से इसको बिल्ड कर सकते हैं और किया जाए तो मेरे ख्याल से एक से दूसरे के साथ हालात भी बदल सकते हैं और बेहतरी भी आ सकती है। इरम, देखो रमशा, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो इट्स लाइक अ व्हील, ठीक है, तो हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो, क्योंकि अगर आप अभी ऊपर हो ना लेकिन आपने हाथ नीचे वाले का कस के पकड़ा हुआ है, अगले चक्कर में लामोहला अपने नीचे आने ही आना है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द होल्डिंग ऑफ हैंड यू विल बी सेफ। तो एक तो ये बात है कि एक दूसरे के साथ वही जो कम्युनिटी है वो टाइज को आप स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी बात ये कि 2 चीज़ें होती हैं, एक फ़राइज़ और एक हुकूक। प्रॉब्लम ये हो गई है कि तमाम कौम और हर शख्स हुकूक की बात करते हैं। यार अगर अपने फ़राइज़ पूरे करने शुरू हो जाओ तो हुकूक तो खुद मिलने लगेंगे। मैंने भी तुम्हें कहा ना कि हम बहुत फ़ख्र से टैक्स चोरी कर लेते हैं, पैसा कहाँ चला जाता है? एक्सटॉर्शन मनी में कोई ले जाता है, पैसा रहता नहीं है, इधर से बचाओगे उधर से निकल जाएगा। अगर आप अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे, ये फैमिलीज़ में भी है, जॉइंट फैमिलीज़ में भी है, ख़ानदानों में है, एक घर में भी है, पेरेंट्स के लिए अगर 4 बच्चे या 3 बच्चे तो उनके दरमियान भी है, आप अपने फ़राइज़ पूरे करें, हुकूक सबको खुद ब खुद मिलने लगेंगे। और तुमने नेबर्स की बात की थी तो देखो मुझे एक हदीस याद आई, उसका मफ़हूम ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ? आपने फरमाया अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे हक़ में गवाही देगा। अब पड़ोस की डेफिनेशन क्या दी गई रमशा? 40 घर तुम्हारे दाएँ, 40 तुम्हारे बाएँ,
40 तुम्हारे आगे, 40 तुम्हारे पीछे। इट मीन्स कि आप इतने सोशल हो। देन अगेन कम्युनिटी कॉन्सेप्ट, अब हम तो पड़ोस में बराबर बराबर को भी नहीं देख रहे, नहीं जानते, इतना मिलना जुलना हो, आप इतनी लोगों की दादरसी करते हो, लोग आपसे मिलते हो, उनकी तकलीफ का, खुशी का, गम का ख्याल हो, और ज़रा सा कोई आके अगर तुम्हारी खुशी में एक लफ्ज़ तुम्हें कह देगा, या तुम अगर परेशान होगी और एक लफ्ज़ कह देगा यार फिक्र ना करो, हम सब हैं, चाहे वो कुछ ना करें, कुछ है। करोगी तुम ही। आई हैव एक्सपीरियंस दिस वेरी क्लोजली। अभी जब मैंने मिसाल दी कि मेरे इलाके में आसपास में लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही थी। एक बेबी डिलीवर हुआ, ऑफिस आना था, मेड नहीं मिल रही थी, मतलब आई वॉज लिटरली इन शौक के मेरे साथ होगा क्या, मुझे आगे क्या करना है, मैं बहुत अनसर्टेन सिचुएशन में थी। तो मेरे भी आस पड़ोस में खातून ने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हम हैं ना। तो मतलब मुझे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे, बट स्टिल मुझे एक ऐसा लगा कि मुझे सांस आई, हाँ यार ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा, और निकल भी आया। तो लेकिन उनकी बात मुझे आज तक याद रहेगी, और अब शायद हमेशा याद रहे कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और ये बात कही। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिमशा कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रेहान बात कर रहा हूँ कराची से, और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, मैं आपकी पूरी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। मगर मेरा जो एक सवाल है वो ये है कि वो रिमशा, क्या कोई ये बता सकता है कि ये हालात कब बेहतर होंगे? हम बस हर थोड़े दिन बाद ये सुनते हैं कि ये हुकूमत आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हालात सही हो जाएंगे। मैं दो जॉब कर रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी जो है वो सारे मामला पूरे नहीं हो रहे। अब आप, मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग, जिनका कोई सहारा नहीं है, या जो बेचारे 25-30 हज़ार रुपए कमाते हैं, वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं सोचता कोई? गरीब के बारे में सब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर कोई सोचता क्यों नहीं है कि भाई हम जो मेन चीजें हैं उन्हें ही सस्ता कर दें। चलो आटा, चीनी, घी, तेल, जो जरूरत की चीजें जो गरीब लोगों को आसानी हो जाए, बाकी चीजें हम बढ़ा दें। तो इस तरफ किसी की तवज्जो क्यों नहीं जाती? मैं चाहता हूँ आप अपने प्लेटफॉर्म से ये बात करें, और जितने भी इदारे हैं वो इस बात को सीरियस लें कि थोड़ा सा ख्याल करें गरीबों के लिए भी। जरूर इंशाल्लाह इससे मुल्क में बेहतरी आएगी। हर बंदे को सिर्फ वोट चाहिए, वोट चाहिए, अब इसको दे दो, अब इसको दे दो, मगर हम सबको आजमा चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? रेहान, आप बिल्कुल बजा बात कर रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट आवर भी देखते हो शो का अक्सर, तो हर खबर का कंक्लूजन या हर खबर के ऊपर जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मेरे साथ तो यही बात निकल रही होती है यार कि सिस्टम और इदारे और ये जो हुकूमत आ भी रही है, इलेक्शन हो भी रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर क्या आएगा? वोट लेंगे फिर भूल जाएंगे। साल साल से हम देख रहे हैं हालात नहीं बदल रहे, और लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मुल्क के हालात भी बेहतर हों। पर्सनल कैपेसिटी में लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं, तो नहीं कर पाते हैं, जो बात रेहान भी कर रहे हैं। इसका जवाब लेंगे डॉक्टर मोइज से आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही थी डॉक्टर मोइज, जिस तरह के सवाल भी आया, और रेहान का सवाल बहुत वैलिड है। 2-2, 3-3 नौकरियां भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन सारा पैसा यूटिलिटीज़ में और महंगाई की नज़र हो जाता है। सब्जी भी महंगी, चटनी भी महंगी, प्याज भी महंगी है, कहते हैं ना रोटी चटनी कर लो भाई, वो भी इतना महंगा है सब कुछ। तो ये गवर्नमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, हालात नहीं बदल रहे, कैसे बदलेंगे, कब बदलेंगे? सिर्फ नीयत की बात करता हूँ। अगर हुकूमतें चाहें तो बहुत बड़ा इनकलाब बहुत जल्दी ला सकती है। मैं मिसाल दूं बड़ी सिंपल सी, जिनको फ्री पेट्रोल दे रहे हैं पेट्रोल बंद कर दें, जिनको फ्री बिजली दे रहे हैं बिजली बंद कर दें। तमाम मराद मैं और दूसरा आदमी शहरी इस मुल्क का, हम दोनों बराबर होने चाहिए। अगर आप ये बंद कर दें तो आवाम में सबसे पहले एतमाद आएगा कि नहीं यार ये हुकूमत जो है ना ये कुछ सीरियस है। अच्छा, फिर अगर आप चीनी है, दाल है, आटा है, इसको कम करने का मतलब है कि जहाँ मंडियों में ये आता है, जहाँ से आता है, वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, क्या समझते हैं कि मामूली आदमी इसका काम करते हैं? आप सोच नहीं सकते। वो उनके पास पूरा ताकत है, पूरा कंट्रोल है। तो क्या हुकूमत चाहे कि वो कम? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, पेट्रोल कभी कोशिश करे कि पेट्रोल की असल प्राइस क्या है, टैक्सेस कितने उसके ऊपर? बिल्कुल, ऐसे बिजली में भी यही है, हमारे बिजली में भी यही है। बिल आप उठा के देखें। आप, अगर मैं मिसाल के तौर पे हुकूमत का टीवी नहीं देखता तो मैं उनको पैसे क्यों दूं? मैं रेडियो नहीं सुनता, मैं उसके पैसे क्यों दूं? अब यही बात वही आती जो मैंने सबसे पहले अदलो इंसाफ नहीं। अगर कोई ऐसी हुकूमत आए वो कहती जी मैंने अदल करना है, पहले अदल होता है फिर इंसाफ होता है।
ये याद रहे, इंसाफ नहीं हो सकता जब तक अदल ना हो। अदल बैलेंस को कहते हैं। तो अगर हर इंसान, हर शहरी पाकिस्तान का बराबर है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, अगर उस लेवल पे आए तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती मसला ये, रेहान ने ये भी बात कही अपने सवाल में इरम के वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, इनमें से किनको मुंतखब करें? सब में से सब आए, सब गए, अदल इंसाफ, ये सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से बन सकता था। हमारे वेस्ट में जो लोग नॉन मुस्लिम हैं वो हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और हज़रत उमर का भी दौर हमें अच्छी तरीके से याद है कि क्या अदल व इंसाफ की आला मिसालें, और फिर अपने लोगों का, अपने रियाया का ख्याल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हालात वाकई बदल नहीं रहे, और जिसकी वजह से लोग अपने हालात नहीं बदल पा रहे। मायूसी की एक लहर, जिस तरह से अभी किसी कॉलर ने भी बात की कि मायूसी की एक लहर बहुत ज़्यादा फैल जाती है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे डील करना है? देखो, सबसे पहले तो मैं अभी जो कॉलर थे रेहान, उनको मैं ज़रूर इस बात का क्रेडिट दूंगी कि उनके अंदर ये एहसास ज़िंदा है कि ही इज़ वर्किंग हार्ड, कि वो दो नौकरियां कर रहे हैं और हालात से लड़ने की मुकम्मल एक उनके अंदर हिम्मत है, और इंशाल्लाह ताला वो इस चीज़ से निकल भी जाएंगे क्योंकि हिम्मत अपने अंदर मौजूद है। दूसरी बात ये कि हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है? वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, आज ये हुकूमत कर रहे हैं, कल वो हुकूमत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग जिनके दिल में जज्बा है कि हाँ यार कुछ होना चाहिए, वो कहाँ हैं? उनको ढूंढ के कहाँ से लाएं? आजकल के लीडर्स की तो बड़ी माजरत के साथ यही मिसाल है कि कौम के गम में डिनर खाता है हुक्काम के साथ। रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि जिसको हमने अपना लीडर बनाया हुआ है, सबसे पहले डॉक्टर मुईस की ये बात है, ये बात बहुत ज़्यादा होती है कि भाई अमीर को ही क्यों नवाजे जा रहे हो, उसके टैक्सेस कम करो, उसे डीवी गाड़ियाँ कम करो, उसे छोटी गाड़ियाँ दे दो। पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लो, उनके मिनिस्टर्स बहुत छोटी छोटी गाड़ियों में घूमते हैं, उनकी जब कैबिनेट मीटिंग तो वो, यार मैं रमशा, आई वाज इन स्विट्ज़रलैंड, तो हम लोग जब वो टूर बस में थे तो उसने बड़े फ़ख्र से कहा कि मीट अवर प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ी देर के लिए सब हो गए, सिर्फ 2 बाइक वाले थे और गाड़ी थी, और सिग्नल बंद हुआ, वो गाड़ी हमारे बराबर खड़ी थी, और ही वॉज सो हैप्पी एंड ही सेड मीट अवर प्राइम मिनिस्टर। तो एवरीबडी वॉज लाइक कि यूँ जाग के देख रहे कि ज़ाहिर है टिंटेड ग्लासेस थे, चेहरा तो उनका नहीं दिखा, लेकिन तुम ये देखो ऐसी कौमें बनती हैं, क्या फ़र्क है मुझ में और में। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा? तुम्हारा हाकिम तुम में से ही आएगा, जो तुम हो वो तुम्हारा हाकिम है। तो इसका मतलब है कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को दुरुस्त करना शुरू करें, अपने ऊपर काम करें, क्योंकि तब्दीली आएगी तो जब हम सही होंगे ना तो इंशाल्लाह ताला हाकिम भी सही होगा। मौला अली का कौल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम जितनी दफ़ा दुआ करते हो उतनी दफ़ा तुम्हारी तकदीर बदलती है। तो काम ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ अल्लाह पे तवक्कल और दुआ बेशक कभी ना। आखिरी बात कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड की बात से मुझे याद आया, मैं स्विट्ज़रलैंड में वर्कशॉप कर रहा था, 400 लोग रजिस्टर्ड थे। रात को मैं नीचे आया, हॉल में 400 कुर्सियाँ, तो मैंने जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर था, मैंने कहा यार हो सकता है कोई लोग ज़्यादा आ जाए। कहता नहीं, 400 तो 400 आएंगे। सुबह में 8:45 बजे नीचे आया और 9 बजे शुरू होने वाला था, लोग आना शुरू हुए। क्या आप यकीन करेंगे, 9 बजे के बाद कोई शख्स नहीं आया। पूरे 400 लोग जो थे वो 9 बजे से पहले बैठे। जब मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया तो मैंने सबको ग्रीट करके मैंने कहा कि नाउ आई नो व्हाई स्विट्जरलैंड मेक्स द बेस्ट वॉचेस इन द वर्ल्ड। वाह मतलब इतनी टाइम की पाबंद को बिल्कुल ऐसा ही। तो अब मैंने वही बात की ना कि जब तक आप चेंज नहीं होंगे, आप टाइम के पाबंद नहीं है। सूरह असर में अल्लाह कहता है ना कि वल्लस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में। आपने वक्त को अहमियत नहीं दी, आप वक्त की नहीं समझे, तो मतलब बहुत सारे मसाइल हैं। अब देखें, बात ये, हम चले जाएंगे, कल आप नया टॉपिक आएगा, नए हालात होंगे, कोई खुदकुशी हुई है, कल कुछ और होगा। नथिंग विल चेंज जब तक आप स्कूल के लेवल से जहन साजी शुरू ना करें। जहन साजी जब होगी तो किरदार साजी होगी। अगर आज बा किरदार आदमी माशरे में होगा, वो भूखा रह जाएगा मगर रिश्वत नहीं लेगा, बेईमानी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। आज आपको वो लोग चाहिए जिनके अंदर किरदार, और सियासतदान की बात कर रहा हूँ मैं, अगर सियासतदान है जिनमें किरदार है तो फिर स्टेट को स्टेट बनाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से ज़्यादा मसाइल ऊपर हैं, वहाँ जो है ना वो तब्दीली और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। लेकिन देन अगेन व्हाट ऑप्शंस वी हैव। मरीख से तो कोई आएगा नहीं, हमारे में से ही आएगा, ठीक है ना। अब आपने सबको आजमा लिया तो अब मुझे नहीं पता क्या होना, मगर फ्रेंकली स्पीकिंग सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर है इलेक्शन से। पैसा भी कम खर्च होगा,
आज खबर थी सिंध का बजट ही सिर्फ 62 करोड़ 40 लाख रुपए है। इतना पैसा बर्बाद हो रहा है सिंध में इलेक्शन लोग पे। खुदकुशियां कर सिर्फ रहे हैं। सिंध में जो इलेक्शन होने जाएगा, वो ओवरऑल पाकिस्तान का आप निकाल कर देखें, हमारी इकॉनमी की सिचुएशन देख लें, तो मतलब मैं खबरों को जब लिंक कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ यार तो इतना बेहतर इतना नहीं कि तजाद है। बेहतर नहीं कि सेलेक्ट वैसे कर ले कि चंद लोग आके वाकई करे, हुकूमत पैसा बच जाए ये कौम दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि जब हमारे पास चॉइस ही नहीं है एंड वी हैव द सेम फेसेस, तो सिलेक्शन इज बेटर देन इलेक्शन। election। कि सबको भाई ये 3 साल तुम्हारे, 3 साल तुम करो, 3 साल के बाद तुम करोगे, 3 साल के बाद तुम करोगे, उसमें से जो बेहतर करे उसका 1 साल एक्सटेंशन कर दे। देन अगेन एक चॉइस आई भी थी, तो हमने आज उसके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ, लाइक सही। वो भी उस सिस्टम के थ्रू, देन अगेन सिस्टम 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 उसी सिस्टम के थ्रू जो है ना उसको भी सबोताश किया जा रहा है और वो भी वही चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो कोई नया शख्स आते वक्त 100 बार भी सोचेगा कि मैंने ये जो शाही ख़ानदान हमारे यहाँ सियासत पे बराजमान है, इनका मुकाबला कैसे करना है, कोई आना भी नहीं चाहेगा कि कोई क्यों आए और अपनी जो है ना वो ज़िंदगी बर्बाद करे। लेकिन बहरहाल आपने मायूस नहीं होना, हालात और वक्त, जैसे कि इरम ने भी कहा और डॉक्टर मोइज़ ने भी कहा कि अगर इंसान अपनी कैपेसिटी में चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हम एक से दूसरे के कंधे पर चीज़ें रख रहे होते हैं, एक से दूसरी चीज़ को उज़र बना रहे होते हैं, तो ऐसा ना करें। आप सोचें, मायूसी की बातों को बहुत पीछे छोड़ दें। हम सब ने भी बहुत साथ आज ऐसी खबरें देखी, बहुत सारी चीज़ें भी देखी, लेकिन क्या हम उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बैठे रहें या आगे का सोचें कि कल और आज शाम को क्या बेहतर करना है, क्या अच्छा हो सकता है। और फिर ये कि छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लें अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम बहुत दफ़ा ये सोचते हैं और मोबाइल पे देख के दूसरों से भी इंस्पायर हो रहे होते हैं, चीज़ों को भी देख रहे होते हैं, उसके पास ये इसके पास ये, ना करें। आप अपनी कैपेसिटी में जो कुछ छोटा छोटा कर सकते हैं कि मुझे आज एक स्टेप और बढ़ना है, एक स्टेप और बढ़ना है, छोटे छोटे मेजर्स लें अपनी ज़िंदगी के अंदर और आगे बढ़ें। हालात आप खुद बदलेंगे, कोई और आकर आपकी ज़िंदगी और हालात नहीं बदलता। और कोई जादू की छड़ी भी नहीं है जिसको घुमाया तो ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बदल जाएगा। आपने ही बदलना है, खुद बदलना है। खुश रहिए, अच्छा सोचिए और जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया उस पर तवक्कल कीजिए तो हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एरम और डॉक्टर मोइज़, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। रमशा कंवल और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।